सभी बच्चों को हमारा नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। अपने जीवन में पूरे आनंद के साथ, जुनून के साथ पढ़ाई में लगे हुए होंगे, है ना। यही उम्मीद के साथ पढ़ाई में लगे हुए होंगे कि 2027 जो बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसमें एकदम से अच्छे मार्क्स हासिल करना है ना। अपना नाम को रोशन करना है, पड़ोसी को जलाना है, सभी को एक प्रकार से कुछ न कुछ मुकाम हासिल करना ही करना है। इस जुनून के साथ ही लगे हुए होंगे पढ़ाई में, है ना। जैसे कि हर प्रतिदिन क्लास के साथ साथ आज भी हम एक क्लास और लेकर के आए हैं, जो कि पिछले हम समाप्त कर चुके हैं बायोलॉजी के सभी क्लास को। अब बचा है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाने का, ठीक है। जो हमारे जिम्मेवारी है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी प्रकार के क्वेश्चनों को करवाएंगे, है ना। वो चैप्टर समाप्त हो चुका है। पहले केमिस्ट्री में अब शुरू करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के भी चैप्टर को समाप्त करते हैं, फिर उसके बाद फिर फिजिक्स को शुरू करेंगे, फिजिक्स के सभी चैप्टरों को समाप्त करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रकार के प्रश्न को हम यहाँ पर करवाएंगे, ठीक है। ताकि वही सवाल यहाँ पर करवाएंगे जो सारा कंसेप्ट में हम पढ़ा चुके हैं, और सारा कंसेप्ट से ही सवाल यहाँ पर एग्जाम में आएगी, है ना। वही सारा सवाल हम करवाएंगे, देखिएगा, है ना। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो समंदर को मापना बाकी है ना। अभी तो शुरुआत है, अभी तो नदी में तैर रहे हैं, अभी तो समंदर को मापना बाकी है ना। यही जुनून के साथ अपने आप को एकदम से एनर्जी के साथ क्लास में एक्टिव हो जाइए, है ना। यदि कोई दोस्त है उनको भी आप लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस क्लास को अच्छे क्लास के साथ अच्छे ऊर्जावान के साथ पढ़ पाए, है ना। उनको शेयर कर दीजिए। आप लोग आते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि इस प्लेटफॉर्म का भी आगे कुछ हो पाए, है ना। इस प्रकार से आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिए। हम पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित हो गए हैं, है ना। अब हम अपने जीवन को सौंप दिए हैं आपके प्रति। देखिएगा कैसे आगाज करते हैं 2027 के एग्जाम में, है ना। यही जुनून के साथ आगाज करते हैं। आइए, समय को देर नहीं करते हुए सीधे हम पॉइंट पर ही आते हैं। केमिस्ट्री का पहला टॉपिक यहाँ पर समझेंगे, पहला चैप्टर जो कि कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। इनके बारे में समझेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना पड़ता है, ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं। ये पहला चैप्टर आता है, ठीक है। इसके बारे में समझेंगे, देखेंगे। इसमें रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पर थंबनेल भी लगा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है ना। इसके बारे में देखेंगे कि केमिस्ट्री के बारे में कौन सा पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन या तो रासायनिक अभिक्रिया, है ना। इस प्रकार से आगे चर्चा इसमें करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एक चैप्टर है, इसी के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में चर्चा करना है। पहले इसके डिफिनीशन के बारे में जान जाते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है, रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है, पहले ये समझिए। रासायनिक अभिक्रिया उसको कहते हैं जिससे किसी नए पदार्थ का निर्माण हो, यानी कि जो पदार्थ मिला करके हम किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, या एक या दो से अधिक पदार्थ मिला करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। समझ गए बातों को। यानी कि नए पदार्थ का गुण उनके मूल पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। इनका गुण क्या होते हैं, अलग होते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि वह प्रक्रिया जिससे कोई पदार्थ अकेले क्रिया करता है, या किसी अन्य पदार्थों से क्रिया करके, यानी कि कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर समझा दें, बता दें कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, गैस रूप में, किस रूप में, गैस रूप में। और ऑक्सीजन भी क्या है, ऑक्सीजन भी गैस रूप में, है ना। लेकिन H2O किस रूप में प्राप्त हो रही है, हमें लिक्विड फॉर्म में प्राप्त हो रही है, समझ गए। यानी कि द्रव अवस्था में प्राप्त हो रही है। गैस मिलाएं, द्रव अवस्था में प्राप्त हो रही है। इनका गुणधर्म क्या कहता है, गैस है। इनका गुणधर्म क्या कहता है, गैस है। लेकिन हमें कौन सा गुणधर्म प्राप्त हो रही है, लिक्विड फॉर्म में। समझ गए बातों को। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें से दो पदार्थ मिले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मिलकर के नए गुणधर्म वाले पदार्थ H2O जल का निर्माण
किए हैं। समझे बातों को? तो अब हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। समझ गए बातों को? इतना आसानी से समझ सकते हैं। ये बड़ा सिंपल सा समीकरण है, सिंपल सा समीकरण है, सिंपल सा रासायनिक केमिकल रिएक्शंस है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ संयोग करके जल का निर्माण करते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया का प्रारूप है। समझ गए बातों को? दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ या एक ही प्रकार के पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जो पहले वाले पदार्थ का गुण बाद वाले पदार्थों के गुणों से बिल्कुल अलग होते हैं। समझ गए बातों को? इनका गुण गैसीय फॉर्म में, इसका गुण लिक्विड फॉर्म में। इतना तो बिल्कुल समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इतना तो जरूर पता होगा, है ना। अब देखते हैं इसी को फिर यहाँ पर बताया गया, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया। अब भाग लेकर के एक नए गुणधर्म वाले, कैसा, नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं जो क्या कहलाते हैं, जल कहलाते हैं। समझ गए बातों को? ये लिक्विड फॉर्म में है, ऐसा निर्माण करते हैं। अब देखेंगे हमारे आसपास बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। क्या आखिर कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे आसपास रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना। तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? इसको पता लगाने के लिए एक तरीका है ना। क्या तरीका है कि सबसे पहले जैसे में क्या होना चाहिए, वायु के संपर्क में आने का जंग लगना, वायु के संपर्क में आने से लगती है, वायु के संपर्क में आने से जंग लगना। जैसे कि देखते हैं अक्सर लोहा में, धातुओं में जब हवा के संपर्क में, यानी कि हवा कह सकते हैं अर्थात ऑक्सीजन, इनके संपर्क में आकर के और जलवाष्प H2O इनके संपर्क में आकर के क्या लग जाते हैं, लोहे में अक्सर जंग लग जाते हैं। तो ऐसा हम देखते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। समझ गए बातों को? ऐसा हम बोल सकते हैं जैसे वायु के संपर्क में आने से जंग लगना, ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ये हमारे आसपास भी कई प्रकार के धातुओं में जंग लगती है, ऐसा हम देखते रहते हैं, है ना, देखते ही रहते। तो हमारे आसपास रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। समझे बातों को? और जंग लगने से धातुओं को क्षय ही होती है, मतलब धातुएं नुकसान हो जाती है, फिर वो कोई काम के नहीं होते हैं, है ना। तो ऐसा कह सकते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। या तो किसी पदार्थ का जलना, जब कोई पदार्थ रहता है तो वो जलने लगता है, तो कह सकते हैं वहां भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, क्योंकि जल करके गैस के रूप में बदल रही है। किस रूप में बदल रही है? गैस के रूप में। तो कह सकते हैं वहां भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे आग का जलना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। हमारे शरीर में भोजन का पाचन, बायोलॉजी में पढ़े होंगे पोषण चैप्टर में, हमारे शरीर में भोजन का पाचन होती है। हम जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, हम जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये भोजन किस रूप में पाचन होती है? ये पाचन होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, है ना, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, हाइड्रेट के रूप में। और किस रूप में पाचन होती है? वसा के रूप में पाचन होती है ना। फिर किस रूप में? विटामिन के रूप में पाचन होती है। और किस रूप में? प्रोटीन के रूप में पाचन होती है। तो ये सभी के रूप में जो पाचन होती है, तो ये हमारे पेट के अंदर यानी कि पाचन तंत्र के अंदर ये सभी जो प्रक्रिया हो रही है, ये जो रिएक्शन हो रहा है, तो ये सभी रासायनिक अभिक्रिया का ही रूप है। क्या कह सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया का ही रूप है। हमारे पाचन तंत्र के अंदर जो उपापचयन की क्रिया हो रही है, तो कह सकते हैं ये सभी रासायनिक प्रक्रिया का ही रूप है। बिल्कुल। आगे देखेंगे, हम जो श्वास लेते हैं तो हमारे नाक के अंदर क्या जाती है? श्वास मतलब कि ऑक्सीजन क्या जाती है? ऑक्सीजन हमारे नाक के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, CO2 को छोड़ते हैं। यानी कि हमारे शरीर में कार्बन पाया जाता है और ऑक्सीजन को लेते हैं और लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। बोलिए रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है? आप खुद बताइए, क्या यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है? हाँ हुआ है। ये इसमें दो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। कार्बन क्या है? एक ठोस है। क्या है? ठोस है, सॉलिड स्टेट में है। और ऑक्सीजन क्या है? गैस रूप में है। लेकिन बनता है किस रूप में? फाइनली गैस रूप में। समझ गए बातों को? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो इतना पता चल गया कि हमारे आसपास में किस रूप में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ये तो जरूर पता चला होगा, है ना। अब आगे देखते हैं
कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे। जैसे हमारे आसपास यदि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो हम कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। समझ गए बातों को। इसमें कुछ कंसेप्ट आती है, कुछ इसमें कंसेप्ट आती है कि उस कंसेप्ट के तहत जाना जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हमारे आसपास हो रही है या हो गई है। समझ गए बातों को। जैसे कि देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है और या फिर हो रही है। जब कोई अभिक्रिया संपन्न होता है तो इसमें निम्नलिखित लक्षण पहचाना जाता है। कई प्रकार के यहाँ पर लक्षण दिखाई देने लगते हैं कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। समझ गए बातों को। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो ये कई प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर लगते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे कि देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पर देखेंगे गैसों का निकलना। कभी कभी दो पदार्थों को मिलाते हैं और मिलाने के बाद पता चलता है कि उस दोनों पदार्थों से गैस बाहर निकलने लगते हैं। क्या निकलने लगते हैं? गैस बाहर निकलने लगते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। देखिए गैस के रूप में बाहर निकाल रहे हैं, दो पदार्थ मिलाए हैं, तो कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे कि देखते हैं यहाँ सॉलिड स्टेट में है, बर्फ के रूप में है ना, बर्फ के रूप में, लेकिन बाद में क्या गैस के रूप में बदल जाती है। क्या किस रूप में? गैस रूप में बदल जाती है। गैस रूप में बदल जाती है या तो क्या लिक्विड फॉर्म में भी बदल जाती है। तो कह सकते हैं पदार्थ की अवस्थाओं में भी परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया में हुआ है, यानी कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते थे, यहाँ पर भी आप देख सकते थे, जैसे कि हम यहाँ पर बताएं कि ये गैस रूप में था, गैस रूप में था तो लिक्विड फॉर्म में आ गया है ना, इसकी अवस्था बदल गया, गैस से द्रव में बदल गया। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर हुआ है, ऐसा बोला जा सकता है। रंग में परिवर्तन, कभी कभी कलर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि नीला लिटमस रहता है, नीला लिटमस रहता है, इसे भरा हुआ रहता है तो वो लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। कभी अम्ल का अभिक्रिया, क्षार का अभिक्रिया, रंग में परिवर्तन है ना। कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन होता है, यानी कि एक पदार्थ में कोई दूसरा पदार्थ मिलाते हैं तो उसका कलर बदल जाता है, रंग बदल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना मतलब होता है कि जब भी कोई जार है, जार में क्या हम कोई पदार्थ लेते हैं उसमें कुछ और मिलाते हैं ना, तो यहाँ पर अवक्षेप झाग बनने लगते हैं, ऊपर ऊपर क्या बनने लगते हैं? झाग बनने लगते हैं, ऊपर ऊपर बनने लगते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे कि ये जार के रूप में है, जार के रूप में देखिए झाग के रूप में ऊपर बन गई है ना, तो कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ताप में परिवर्तन, कभी कभी टेम्परेचर बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आइस ही रहेगी, आइस रहेगा तो लिक्विड फॉर्म में बदलेंगे, तो आइस तो 0 डिग्री सेल्सियस पर रहेंगे, लिक्विड फॉर्म में बदलेंगे तो 0 से ज़्यादा ही बदलेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर में बदलाव आता है, टेम्परेचर में बदलाव आता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ताप में परिवर्तन हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। इतना तो ये पता चल गया होगा कि हमारे आसपास जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहे हैं वो कौन कौन से हो रहे हैं, ये भी पता चला होगा। और हमारे आसपास जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहे हैं उसका पहचान कैसे करेंगे, तो इन सभी नियमों में से, इन 5 नियमों में से एक भी नियम है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। समझ गए बातों को। जैसे कि गैसों का निकलना, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, ताप में परिवर्तन, है ना। ऐसा ही सवाल पूछा जाता है कि हमारे आसपास में रासायनिक अभिक्रिया हो रहे हैं, ये कैसे हम निर्धारित करेंगे। तो बिल्कुल वैसा ही निर्धारित करेंगे। कैसे निर्धारित करेंगे? जब ये सभी गुण उसमें दिखाई पड़ेंगे तब। समझ गए बातों को। बिल्कुल उम्मीद करते हैं यहाँ तक पूरी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशंस। ये रासायनिक समीकरण क्या होता है? यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है ना, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, दो पदार्थों के बाद तीसरा पदार्थ का जब निर्माण होता है, दो पदार्थों को मिलाने के बाद जब तीसरा पदार्थ का निर्माण होता है तो उसी को हम संकेत में और संक्षेप में लिखते हैं। क्या करते हैं? लिखते हैं। उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जो है इसमें क्या लेता है? भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों को, संकेतों को और सूत्रों को,
है ना, सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया को संक्षिप्त में यानी कि छोटा में लिखना है, संक्षेप में लिखना है, ताकि पता चल पाए कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है ना। संक्षेप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ गए बातों को। ये रासायनिक समीकरण दो प्रकार से हम लिखते हैं, एक शब्द रूप में लिखते हैं, किस रूप में लिखते हैं, शब्द रूप में, और दूसरा हम संकेत रूप में लिखते हैं, संकेत के रूप में लिखते हैं। जैसे कि हम बता दें, जैसे कि हमको कभी करना है अभिक्रिया करवाना है, अभिक्रिया करवाना है, जैसे कि हमको करवाना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, समझ गए बातों को, और प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऐसे अभिक्रिया करवाना है तो क्या बनता है, प्राप्त होता है जल, प्राप्त होता है जल। ये हुआ शब्द समीकरण। क्या हुआ, शब्द समीकरण। इसी को हम संकेत समीकरण लिखे तो ऐसा बोल सकते हैं H2 प्लस O2 का निर्माण करेंगे, 2H2 प्लस O2 का निर्माण करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 2H2 प्लस O2 का निर्माण करेंगे 2H2O, यही ना होंगे। तो ये क्या, जल का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, जल का। तो ऐसा हम कह सकते हैं, ये किस रूप में लिखें, ये संकेत रूप में है और ये शब्द के रूप में है। तो ये शब्द समीकरण हुआ और ये संकेत समीकरण हुआ, ये दोनों समझ में आता होगा। शब्द समीकरण में कहता है, शब्द समीकरण क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को शब्दों में व्यक्त करते, किस रूप में, देखिए क्या लिखा हुआ है, शब्दों में व्यक्त करना ही शब्द समीकरण कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। समझ गए बातों को। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों को मिलाएंगे तभी जाकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड निर्माण होंगे। समझ गए बातों को। तो ये यहाँ शब्द समीकरण हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, शब्द समीकरण हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखा जा सकता है सांकेतिक समीकरण क्या है, तो सांकेतिक समीकरण जो संकेत के रूप में लिखा जाए, ये इसको कहते हैं मैग्नीशियम, इसको कहते हैं ऑक्सीजन, इसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। जैसे कि ये वाला है, ये शब्द के रूप में लिखा हुआ है और इसी को संकेत रूप में लिखा हुआ है ना, इसी को संकेत के रूप में लिखा हुआ है, क्या है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका परिभाषा क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों में व्यक्त करना ही सांकेतिक समीकरण कहलाता है। जैसा कि देख सकते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगी, ये संकेतों के रूप में हम इसको व्यक्त करते हैं। तो हम कह सकते हैं सांकेतिक समीकरण। क्या कह सकते हैं, सांकेतिक समीकरण। इतना तक तो बिल्कुल समझ में आया होगा। फिर आगे चलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण के भाग, रासायनिक अभिक्रिया में जो समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के जो समीकरणों जो रहते हैं उसके भाग कौन कौन से होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग यहाँ देखने को मिलता है। पहला होता है अभिकारक होता है, दूसरा होता है प्रतिफल या उत्पाद होता है। अब यहाँ पर समझेंगे ये दो भाग होते क्या है। जैसे कि देखेंगे यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण है, समझ गए बातों को। रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ, ये दोनों भाग लिए, भाग लेकर के नए पदार्थ का निर्माण किए। किसका निर्माण किए, नए पदार्थ का निर्माण किए। तो जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों भाग लिए तो वो अभिकारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अभिकारक। और रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले, क्या बोल सकते हैं, बनने वाले नए पदार्थ को हम उत्पाद या प्रतिफल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, उत्पाद या प्रतिफल। तो वही है कि रासायनिक अभिक्रिया में समीकरणों के भाग कौन कौन से हैं, इसके दो भाग है, अभिकारक और प्रतिफल उत्पाद, है ना। तो अभिकारक में समझेंगे वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के नए पदार्थ बनाते हैं, भाग लेते हैं और नए पदार्थ बनाते, तो यही क्या कहलाएंगे, अभिकारक। क्या कहलाएंगे, अभिकारक। तो ये क्या हो गए, अभिकारक हो गए। क्या हो गए, अभिकारक। अब समझते हैं प्रतिफल या उत्पाद के बारे में। तो उत्पाद या प्रतिफल के बारे में समझते हैं, जिसको हम प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, दोनों क्या है, ये अभिकारक। क्या है, ये अभिकारक है ना, अभिकारक है। और इसमें भाग लिए, भाग लेकर के क्या बनाए हैं, उत्पाद। किसका निर्माण किए हैं, उत्पाद। तो कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। पूरी अच्छी तरह से अभिकारक और उत्पाद के बारे में समझ में आया होगा, है ना। कभी रासायनिक अभिक्रिया दे दिया जाएगा आपके सामने, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया दे दिया जाएगा आपके सामने, है ना, H2 प्लस SO4, है ना, ऐसा दे दिया जाएगा। और देने के बाद आपसे H2SO4 दिया
दिया जाएगा। पूछा जाएगा कि निम्न में से उत्पाद कौन सा है। ऑप्शन में ये भी रहेंगे, ए भी रहेंगे, ए भी रहेंगे, तो आप बोलिएगा उत्पाद के रूप में H2SO4 है और अभिकारक के रूप में हाइड्रोजन और सल्फेट है। हाइड्रोजन और सल्फेट है। समझ गए बातों को? ऐसा है। आप बोलोगे कि आप इसका नाम जानते हैं तो बता देते हैं, हाइड्रोजन है, सल्फेट है, सल्फेट है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? आप ऐसा बोलिएगा। तो इसके लिए सभी का हम नाम लास्ट में जब चैप्टर समाप्त होता है ना, चैप्टर यहाँ पर समाप्त करेंगे इस चैप्टर को, तो अंत में सारे ये सब का नाम लिखा हुआ है। समझ गए बातों को? वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ पर हम दे देते हैं। अभी तुरंत इसके बाद चैप्टर अंत करते हैं तो इसको समझा देते हैं ये सब का नाम क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं। तो बिल्कुल हर चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे जो जो आपके लिए ज़रूरी है। समझ गए बातों को? क्योंकि आपको सिखाना ही हमारा सबसे प्रमुख लक्ष्य है। समझ गए हैं? इसी प्रकार से आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार। ये कौन कौन से प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, तो सभी प्रकार के यहाँ पर समझेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखें तो ये टोटल होते हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। अब आगे देखेंगे पहला कौन कौन से है, सभी के बारे में हम बारी बारी से समझेंगे। क्या समझेंगे? बारी बारी से समझेंगे। तो कौन कौन से प्रकार है? संयोजन अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है ना, फिर वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है जिसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, फिर विस्थापन अभिक्रिया है जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर अपक्षेपण अभिक्रिया जिसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, फिर क्या कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फिर है ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, उपचयन या अपचयन अभिक्रिया जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन रिएक्शन। ऐसा हम नाम से जानेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब समझते हैं, पहले हम क्या समझते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में? तो हम समझते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। तो इसमें समझेंगे कि संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये क्या है। समझे बातों को? इसमें समझेंगे आसान तरीका, सबसे पहले फिगर से समझेंगे। संयोजन अभिक्रिया का अर्थ होता है जिसमें एक दो पदार्थ, कितने पदार्थ? 2 पदार्थ परस्पर संयोज करते हैं, मतलब मिलते हैं। अब मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। बड़े आसान भाषा में समझेंगे, जिसमें 2 पदार्थ मिलते हैं और मिल करके एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो हम उसे संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जब 2 पदार्थ मिलाते हैं और एक ही बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो हम ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। समझ गए बातों को? जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलाएंगे तो जल का निर्माण करेगा। 2 पदार्थ मिलाएं तो एक पदार्थ का निर्माण यहाँ पर हुआ। समझ गए बातों को? जैसे कि हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल देख सकते हैं, है ना। ऑक्सीजन का कितना? 1 चाहिए, है ना। उसके बाद फिर क्या बना? वाटर बना। समझ गए बातों को? जल बना। फिर आगे देखेंगे यह अभिक्रिया, पहले देखेंगे इसका परिभाषा क्या होता है। एग्जाम में लिखने के लिए आता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, परिभाषित करें। समझ गए बातों को? और इसका उदाहरण स्पष्ट करें। या संयोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण स्पष्ट करें, ऐसा पूछा जाता है। तो क्या बताइएगा? यह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, कितने पदार्थ? 2 या 2 से ज़्यादा यानी अधिक पदार्थ मिल करके क्या करते हैं? मिलते हैं। तत्व या यौगिक कुछ भी मिलते हैं, परस्पर संयोग करते हैं, मिल करके संयोग करते हैं, करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। कितने पदार्थ का निर्माण करते हैं? एक ही नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो क्या कहलाते हैं? करते हैं तो नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थों के गुणों से, और जो नए पदार्थ का गुण रहते हैं ये मूल पदार्थ पहले वाले पदार्थ के गुणों से क्या रहते हैं? बिल्कुल भिन्न रहते हैं। क्या रहते हैं? बिल्कुल भिन्न होते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। आप यही परिभाषा लिखिएगा और इसका सूत्र लिखने बोलेगा, फार्मूला एगो दीजिए या उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण के रूप में आप H2O2 दे दीजिएगा और H2O जल हो जाएगी। ठीक है, आप इसको उदाहरण के रूप में लिख लीजिएगा। इसका सामान्य सूत्र क्या हो सकता है? तो 1 या 2 मिल सकती है ना, 2 या 3, 2 से अधिक मिल सकती है। तो 2 पदार्थ मिलाते हैं तो एक पदार्थ का निर्माण हुआ है।
तो बोल सकते हैं यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया हुआ है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर और दे रहे हैं कुछ बहुत प्रकार के 3-4 उदाहरण हम यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे कि कोयले का जलना, कोयला का जलना एक संयोजन अभिक्रिया है। जैसे कोयला में कार्बन की मात्रा है, कार्बन सॉलिड है, ठोस रूप में है ना, और ऑक्सीजन गैस रूप में, किस रूप में है, गैस रूप में। तो कार्बन और ऑक्सीजन परस्पर जब संयोग करते हैं, कोयला का कार्बन और ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब जलते हैं कोयला, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्या निकलती है, गैस निकलती है। आप देख सकते हैं सॉलिड गैस किस में बदल जाती है, गैस में, है ना, ऐसा आप देख सकते हैं, है ना। इसका नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थों के गुणों से बिल्कुल अलग है ना। इतना तो जरूर पता चला होगा, इतना पता चल ही गया होगा। फिर आगे देखते हैं इसमें से जल का बनना। जल का बनना क्या हो सकती है, तो जल के बनना में यहाँ पर समझेंगे। जैसे कि H2 और O2 दोनों गैस है, तो किसका निर्माण हो रही है, H2O का निर्माण हो रही है। समझ गए बातों को। इस प्रकार से ये हो गए संयोजन अभिक्रिया के रूप। जैसे कि देखेंगे चूना का पानी का बूझा चूना में बनना, समझे, बुझा हुआ चूना को कहते हैं CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। समझे बातों को। तो ये बुझा चूना का पानी है CaO, है ना, जो सॉलिड स्टेट में है, इसमें H2O जब पानी मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, पानी, तो बुझा हुआ चूना के रूप में बन जाती है, जो क्या कहलाती है, ये संयोजन अभिक्रिया। क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में मुख्य रूप से यही ध्यान में रखिएगा कि इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, और नए पदार्थों का गुण बिल्कुल मूल पदार्थों के गुणों से भिन्न होते हैं, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल इतना तो जरूर ध्यान में रख करके चलना है और इसको बनाना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है। समझ गए बातों को। अब दूसरा आता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होती है कि इसमें एक बड़े पदार्थ जो रहते हैं टूट करके क्या होते हैं, टूटते हैं, और टूट करके 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखिए कितने पदार्थ का निर्माण किए हैं। एक पदार्थ यहाँ पर हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, यानी कि एक टूट करके 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। समझे बातों को। ये मॉलिक्यूल के रूप में है, अणु के रूप में है, जो यहाँ पर 3D के रूप में दिखाया गया है। बता रहे हैं कि अणु के रूप में जब ये टूटेंगे ना, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में देखिए बट जाएंगे, तो ये कहलाते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट करके, अभिकारक यानी कि एकल अभिकारक यानी कि एक ही रहेगा, कितना रहेगा, एक अभिकारक टूट करके या विघटित होकर के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, तो जिनके गुण अभिकारक के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, और इनके गुण ये सभी के गुण ये अभिकारक के गुणों से क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए बातों को। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं क्योंकि ये 3 प्रकार से टूटते हैं। पहले उष्मीय वियोजन, उष्मा से द्वारा टूटते हैं। समझे बातों को। जैसे कि कोई एक ठोस पदार्थ है, उसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद विभिन्न पदार्थों में वो टूट जाते हैं, बट जाते हैं। समझ गए बातों को। तो वो उष्मा लगा, उसको गर्म करने में उष्मा की जरूरत पड़ी, तो कह सकते हैं उसको उष्मीय वियोजन। इसमें वियोजन की क्रिया उष्मा हीट के द्वारा होती है। किसके द्वारा, उष्मा हीट के द्वारा होती है। उदाहरण में फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट एक ठोस है, विलयन है। कैसा है, ठोस है। इसमें उष्मा दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, उष्मा, तो क्या बन जाएगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बन जाएंगे, सल्फेट बन जाएंगे, और सल्फोनिक अम्ल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, सल्फोनिक अम्ल बन जाएंगे। उसी प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें भी उष्मा देंगे तो क्या बन जाएंगे, CaO कैल्शियम ऑक्साइड में बन जाएंगे, जिसको कली चूना कहते हैं। उसके बाद क्या बन जाएंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि एक विघटित होकर के 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों में बढ़ते हैं, तो ये कहलाते वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है। एग्जाम में भी ऐसा ही पूछा जा सकता है कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को, है ना,
सा उदाहरण स्पष्ट करें, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो इस परिभाषा लिखिएगा और एक कोई उदाहरण एक लिख दीजिएगा, हो गया, इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। समझ गए बातों को। या ये भी पूछा जा सकता है कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक ऊष्मीय, फिर आगे धीरे धीरे आता चला जाएगा, ठीक है। फिर ऊष्मीय है, प्रकाशिक अपघटन है और भी अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इतना समझ में आया होगा। आप देखते हैं इसमें विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन यानी कि विद्युत धारा के द्वारा तोड़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्या है, ग्लास है ना, एक ग्लास है। ग्लास में क्या है, ग्लास में किसका विलयन है, ग्लास में CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन है। समझ गए बातों को। तो इसमें जब विद्युत धारा देते हैं, यहाँ से क्या देते हैं, विद्युत धारा, एक प्लस वाला से जोड़ते हैं, एक माइनस वाला से, बैटरी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ते हैं, बैटरी से, माइनस वाला से प्लस वाला से। जब विद्युत धारा इसमें जाती है ना, तो कॉपर Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में टूट जाती है। क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो बोलिए कॉपर सल्फेट जो थे, कॉपर सल्फेट CuSO4 जो थे, ये टूट गए, किस में टूट गए, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। बताइए टूटे कि नहीं टूटे, 2 पदार्थों में बट गए ना। तो इसी प्रकार से कह सकते हैं एक पदार्थ से 2 पदार्थों में वियोजित हो गए, अपघटित हो गए, तो वहाँ भी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। लेकिन ये किसके द्वारा हुआ, विद्युत वियोजन, विद्युत धारा देने पर। कौन सा, विद्युत धारा देने पर वियोजन हुआ। समझ गए बातों को, ऐसा होता है। तो इसमें वियोजन की क्रिया विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होती है, विद्युत के द्वारा होती है। समझे, जैसे कि देख सकते हैं H2O जल भी रहेगा, तो जल में यदि विद्युत धारा देंगे तो हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन में तोड़ देगी। समझ गए बातों को, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन में तोड़ देगी, हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग। यदि सोडियम क्लोराइड में यदि विद्युत धारा देंगे, आप पानी में मिला दीजिए सोडियम क्लोराइड, अब विद्युत धारा दीजिए तो बिल्कुल वो भी तोड़ देगी, उसको भी तोड़ देगी। विद्युत धारा देंगे तो तोड़ देगी, किसमें तोड़ देगी, सोडियम में और क्लोरीन में, सोडियम में और क्लोरीन गैस में, ऐसा ये तोड़ देगी। समझ गए बातों को। तो यहाँ पर विद्युत वियोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन अक्सर होता है न्यूट्रल अभिक्रिया में होता है। जैसे कि ये हो जाते हैं न्यूट्रल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल। ये ना तो क्षार है ना तो अम्ल है, क्या है, लवण है। लवणीय अभिक्रिया में ऐसा विद्युत वियोजन देखने को मिलता है। समझ गए बातों को, ये लवणीय अभिक्रिया है। अब ये लवणीय अभिक्रिया क्या है, अम्लीय अभिक्रिया क्या है, क्षारीय अभिक्रिया क्या है, ये सभी दूसरा चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। अम्ल क्षार लवण में, अम्ल क्षार लवण नाम का चैप्टर है, दूसरा चैप्टर, उसमें पढ़ने को मिलेगा लवणीय अभिक्रिया क्या है। समझ गए बातों को, बिल्कुल। अब आगे देखना है प्रकाशीय वियोजन क्या है। प्रकाशीय वियोजन में मतलब इसमें वियोजन की क्रिया सूर्य के प्रकाश लाइट के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, सूर्य के प्रकाश लाइट के द्वारा। अब लाइट जो है सूर्य के प्रकाश है, घर में हम रखे रहते हैं कुछ कोई भी चीज, तो लाइट से निकलती है अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी किरण या पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण, इनके द्वारा अभिक्रिया हो जाती है ना। रखे चीजों में अभिक्रिया हो जाती है, उसका रंग खराब हो जाता है, रंग बदल जाता है। तो सन के कारण, सन जैसे कि अचार बनना, अचार जानते हो ना, अचार बनने के लिए हम लोग धूप में दे देते हैं, है ना, ताकि उसका कलर बदल जाता है। नींबू को हम अचार बनने के लिए धूप में दे देते हैं, आम को धूप में दे देते हैं। तो ये सब कौन सा हो गए, प्रकाशिक अभिक्रिया, है ना। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अलग प्रकार से वियोजित हो जाते हैं। जैसे कि देखिए सिल्वर क्लोराइड है, तो सिल्वर में और क्लोरीन में टूट जाते हैं, ये प्रकाशीय विद्युत अभिक्रिया के द्वारा। सिल्वर ब्रोमाइड है, ये भी टूट जाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, सिल्वर में और ब्रोमीन में। समझ गए बातों को। तो ये भी हुआ रासायनिक अभिक्रिया का कौन सा, प्रकाशीय वियोजन। तो ये 3 प्रकार के वियोजन अभिक्रिया होते हैं। जल्दी से बताइए कौन कौन से वियोजन अभिक्रिया अभी तक पढ़े हैं आप, कौन कौन से पढ़े हैं। तो पहला कौन सा पढ़े हैं, ऊष्मीय वियोजन। दूसरा क्या पढ़े हैं, विद्युतीय वियोजन। तीसरा क्या पढ़े हैं, प्रकाशिक वियोजन। क्या पढ़े हैं, प्रकाशिक वियोजन। तो ये 3 प्रकार के अभिक्रिया को आप पढ़ चुके हैं, है ना। बिल्कुल, इतना तो बिल्कुल समझ में आया होगा कि संयोजन क्या है, वियोजन क्या है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। यदि दिक्कत हो रहा है तो आपको रिवीजन में कमी है, तो रिवीजन कीजिए। रिवीजन करते करते धीरे धीरे दिमाग में आ ही जाएगा वो, ठीक है। और इससे सवाल अक्सर देखने को मिल ही जाता है एग्जाम में। समझ गए बातों को। जैसे कि विस्थापन अभिक्रिया, C नंबर में आता है। विस्थापन में क्या कहता है
कि विस्थापन का अर्थ होता है कि जब कोई दो पदार्थ यदि मिलाते हैं, जब कोई दो पदार्थ मिलाते हैं, एक पदार्थ और प्लस दूसरा पदार्थ मिलाते हैं, तो इसमें द्वितीय पदार्थ बनता है। कितने पदार्थ? दो ही पदार्थ का निर्माण होती है। कितने पदार्थ? या फिर दो ही पदार्थ का निर्माण होती है। तो विस्थापन मतलब है कि ये पदार्थ विस्थापित कर देते हैं इसके कुछ भाग को, अब विस्थापित करके दूसरे जगह भेज देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे उसके बाद उसमें देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट में आयरन मतलब लोहा मिला है। क्या मिला है? लोहा। तो लोहा अधिक अभिक्रियाशील रहने के कारण एक होता है अधिक अभिक्रियाशील, यानी कि अभिक्रिया तेजी से कर लेते हैं, वो तेजी से अभिक्रिया कर लेते हैं। सामने कौन बैठा है ये निर्भर उस पर नहीं करता है, लेकिन अभिक्रिया तेजी से कर लेते हैं। जिसके पास अभिक्रियाशील क्षमता ज़्यादा होते हैं, पावर ज़्यादा होते हैं, समझे? तो आयरन के पास अभिक्रियाशील क्षमता ज़्यादा होते हैं कॉपर की अपेक्षा। तो आयरन जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं सल्फेट से और कॉपर को भगा देते हैं, कॉपर को मार के भगा देते हैं, क्या तुम भागो, है ना। कॉपर को ऊपर अवक्षेप के रूप में जमा कर देते हैं, कॉपर को हटा देते हैं। तो आयरन खुद बन जाते हैं आयरन सल्फेट। क्या बन जाते हैं? आयरन सल्फेट। और कॉपर को हटा देते हैं, कॉपर को हटा देते हैं। तो इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि कॉपर को इसके जगह से विस्थापित कर दिया। विस्थापित मतलब है किसके जगह से विस्थापन कर दिया, भगा दिया। तो कॉपर को इसके जगह से भगा दिया। कौन भगाया? आयरन भगाया। कौन भगाया? आयरन भगाया। यानी कि इसीलिए इसको कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई विशेष प्रकार के तत्व किसी यौगिकों से उसके अवयवों को अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। अलग करके उसको साइड कर देते हैं और उसके जगह स्वयं ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? स्वयं ले लेते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि देखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिनमें अधिक अभिक्रियाशील, ये क्या है? आयरन अधिक अभिक्रियाशील है। अभी आप कैसे बोल सकते हैं कि अधिक अभिक्रियाशील है? इसके आगे हम बताएंगे, जब हम विस्थापन अभिक्रिया बता देंगे तो इसके आगे बताएंगे कौन अधिक अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, उसमें हम बताएंगे, तुरंत अभी आ रहा है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। यानी कि आयरन जो है अधिक अभिक्रियाशील कॉपर से है, जिस कारण से आयरन इसको विस्थापित करेंगे और सल्फर को क्या कर देंगे? सल्फर को साथ मिल जाएंगे और कॉपर को हटा देंगे। अधिक अभिक्रियाशील क्या करते हैं? पदार्थ को कम अभिक्रियाशील वाले पदार्थ को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? पदार्थ को उसके यौगिकों से अलग कर देते हैं। इसके यौगिकों से क्या कर दिए? ये अलग कर दिया, है ना, अलग कर देते हैं। उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल में बोला जाएगा तो ध्यान रखिएगा। यानी कि आयरन कॉपर सल्फेट के साथ मिलाते हैं तो आयरन सल्फेट और कॉपर बनती है। क्या बनती है? आयरन सल्फेट और कॉपर बनती है। जैसे लोहा कॉपर के साथ मिलाते हैं तो अधिक अभिक्रियाशील है। ये क्या है? कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील लोहा है। लोहा जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। अब देखते हैं इसमें आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। देखिए हाँ, यहीं पर है, सारा कुछ यहीं पर है, आया हुआ है ना। देखिएगा पहला नंबर अधिक अभिक्रियाशील, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? सबसे अधिक। और ये सबसे कम अभिक्रियाशील है और यहाँ पर घटते अभिक्रियाशील है। तो बताइए, पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सोडियम पोटेशियम से कम है, कैल्शियम उससे कम है, मैग्नीशियम कम है, एल्युमिनियम उससे कम है, जिंक उससे कम है, आयरन कम है, लेड उससे कम है, हाइड्रोजन कम है, कॉपर कम है। आप देखिए कॉपर की अपेक्षा आयरन तो ज़्यादा ही है, बोल सकते हैं ना। कॉपर की अपेक्षा, तांबा की अपेक्षा आयरन ज़्यादा ही है, तो आयरन जाएगा तो कॉपर को तो हटाइए नहीं करेगा। बिल्कुल, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं डाटा में, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। फिर मरकरी से ज़्यादा तो कॉपर है, सिल्वर से ज़्यादा ये सभी है ना। गोल्ड यानी कि सोना सबसे कम अभिक्रियाशील है, इसलिए सोना पर किसी का जल्दी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। सोना किसी से जल्दी अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये सोना सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं। समझ गए बातों को? तो ये था अभिक्रियाशील श्रेणी, इतना तो पता चल गया होगा, है ना। बिल्कुल। अब जैसे कि सोडियम ब्रोमाइड है, इसमें क्लोरीन है, क्लोरीन आ गया साथ में। बताइए क्लोरीन और सोडियम में क्लोरीन हटा पाएगा सोडियम को? आप बताइए कमेंट करके, क्या क्लोरीन सोडियम को हटा पाएगी? आप यहाँ पर देखिए, डाटा को देखिए, बताइए क्या क्लोरीन सोडियम को हटा पाएगी? सोडियम को हटा पाएगी क्लोरीन? देखिए क्लोरीन है कहीं पर, क्लोरीन तो इसमें देवे नहीं किए, नहीं ना दिए। तो आगे देखते हैं, क्लोरीन तो एक प्रकार की गैस है। क्या है? गैस है। तो यहाँ पर क्लोरीन सोडियम को हटा पाए, सोडियम को नहीं, क्लोरीन किसको हटाएगी? ब्रोमीन को। क्लोरीन किसको? ब्रोमीन, क्योंकि क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन गैस है, सोडियम को थोड़ी ना हटा सकती है, सोडियम के साथ और चली जाएगी, क्या मिल जाएगी, तो ब्रोमीन को हटाएगी। किसको हटाएगी? ब्रोमीन को। तो क्लोरीन ब्रोमीन ये सब गैस के रूप में नहीं दिया गया है, वो धातु के रूप में था। किस रूप में था? धातु के रूप में था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लोरीन
इसके जगह चली जाएगी और ब्रोमीन को हटा देगी, है ना। इस प्रकार से क्लोरीन है जो है ब्रोमीन से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। बिल्कुल इतना ध्यान रखिएगा। तो 2 गो यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया। इसमें से देख सकते हैं आप कि एक परखनली है। परखनली कैसा है? नीले रंग का है। नीले रंग का है यानी कि नीले रंग का है, इसमें नीला थोथा है। क्या है? नीला थोथा, इसको कहते हैं नीला थोथा। नीला थोथा के नाम से जानते हैं। इसे हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, CuSO4, CuSO4। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा के नाम से जानते हैं, तो यही है कॉपर सल्फेट। समझ गए बातों को? कॉपर सल्फेट है। अब इसमें क्या मिलाया गया? एक कील मिलाया गया। कील जानते हैं? कील को डुबा दिया। कील, लोहा की कील, लोहा की जो है कील मिला दिया गया, डुबा दिया गया, तो इसका रंग अपने आप बदल गया। इसका रंग कैसा हो गया? इसका रंग हो गया हरा हो गया। कैसा हो गया? हरा हो गया, है ना। हरा इसका रंग हो गया, ग्रीन रंग का हो गया। जैसे कि इसको कौन सा बोल सकते हैं? तो इसको हम बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं आयरन सल्फेट। क्या बोल सकते हैं? आयरन सल्फेट। आयरन यानी कि FeSO4, आयरन सल्फेट, है ना। ये पहला वाला है, यही वाला पहला वाला है आयरन सल्फेट। यानी कि आयरन आया, कॉपर को हटाया, आयरन सल्फेट बनाया, तो कलर अपने आप बदल गया, तभी क्रिया तो हुआ ही है ना। ऐसा बोल ही सकते हैं। बिल्कुल इतना ये वाला समझ में आया ही होगा कि अभिक्रियाशील समूह कौन सबसे अधिक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। पूछता है इससे सवाल कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कौन सा है जो जल्दी अभिक्रिया कर ले, तो पोटेशियम है। सबसे कम कौन सा है? गोल्ड है ना। तो ये मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऐसे पूछा जाता है क्या एल्युमिनियम मैग्नीशियम को हटा पाएगा? तो बोले हाँ, एल्युमिनियम मैग्नीशियम को नहीं हटा पाएगा। एल्युमिनियम मैग्नीशियम को हटा पाएगा? नहीं, इससे ज़्यादा है। लेकिन मैग्नीशियम को बोला जाएगा मैग्नीशियम जिंक को हटा पाएगा? बोला हाँ बिल्कुल हटाएगा, क्योंकि जिंक कम अभिक्रियाशील है और मैग्नीशियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक है, ऐसा ध्यान में रखना है। द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है समझेंगे। द्वि विस्थापन अभिक्रिया में यही समझेंगे कि इसमें एक प्रकार के तत्व नहीं रहेगा, 2 प्रकार के। जैसे कि यहाँ पर AB रहेगा, यहाँ पर CD रहेगा। क्या रहेगा? CD। तो यहाँ पर क्या होगा कि A जो है, A जो D के साथ चला जाएगा, ठीक है, B चला जाएगा C के साथ, यानी कि आपस में रिप्लेस करेगा, चेंज करेगा। क्या किया जाएगा? आपस में इसमें चेंज किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, A चला जाएगा D के साथ और B चला जाएगा C के साथ। समझ गए बातों को? जैसे कि A चला गया D के साथ और B चला गया C के साथ, आपस में रिप्लेस किया जाएगा, है ना, चेंज किया जाएगा। तो ये हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? ये द्वि विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि उदाहरण में जैसे देख सकते हैं NaCl है, NaCl है और AgNO3 है, AgNO3 है। तो आप यहाँ पर बोलिए क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ पर क्या हो सकता है? तो Na चला जाएगा NO3 के साथ, है ना, NaNO3। तो देखिए NaNO3 बना लिया, सोडियम नाइट्रेट। और इधर क्या बच गया? Cl बच गया और इधर Ag बच गया। तो Ag चला गया Cl के साथ, तो AgCl बना लिया। समझ गए? यानी कि आपस में एक दूसरे में विस्थापन किया जा रहा है। समझे? इसका उसमें दिया जा रहा है, इसका उसमें दिया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, विस्थापन किया जा रहा है आपस में। तो ये दोनों तरफ हो रहा है विस्थापन, ये उसको भी कर रहा है तो ये इसको भी कर रहा है, दोनों तरफ विस्थापन हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं दोहरी विस्थापन अभिक्रिया या तो उभय विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान रखना है, उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्वि विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है और इसमें नए यौगिक का निर्माण होते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, समझ गए? इसमें भी देखिए NaOH H2SO4 है ना। तो क्या हुआ? Na चला गया SO4 के साथ, तो Na चला गया SO4 के साथ, बाकी क्या बच गया? OH बच गया और H2 बच गया। तो H2OH मिला करके क्या बना लिया? H2O। क्या बना लिया? जल बना लिया। अब इसमें भी देख सकते हैं Na2SO4 है, अब BaCl2 है, तो क्या बना लिया? बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है। तो सोडियम चला गया किसके पास? क्लोरीन के पास, तो सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड नमक बना लिया। अब बेरियम था, सल्फेट था, ये दोनों मिल गया तो क्या बन गया? बेरियम सल्फेट बना लिया। समझ गए बातों को? इस प्रकार से अभिक्रिया होती है, समझे? तो ये द्वि विस्थापन अभिक्रिया का रूप है। आपको एग्जाम में क्या रहेगा? ये रिएक्शन दे देगा, ये रिएक्शन दे देगा और बोला जाएगा कि पहचानिए निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है। ऑप्शन में रहेगा संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। क्या लगाइएगा? टिक, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। समझ गए बातों को? ये ध्यान रखिएगा, ये अभिक्रिया दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा निम्न में से कौन सा अभिक्रिया है।
समझे बातों को। तो नाम याद रखिएगा तभी ना पता चलेगी। अब एक का कोई इसको याद रखना जरूरी नहीं है, आप इसको पहचान सकते हैं कि ये दोनों को भी विस्थापित किया, ये उसमें चला गया ये इसमें आ गया, इतना तो जरूर अनुमान लगा सकते हैं कि ये उसमें आया ये उसमें आया, तो ये पक्का है कि द्वि विस्थापन है। क्या है? द्वि विस्थापन है। कंसेप्ट सीधा सिंपल याद रखना है, बाकी किसी भी तरह से हमारे सामने यदि एग्जाम्पल रहेगा तो सब कुछ सोल्व कर देंगे। समझ गए बातों को, कंसेप्ट को ध्यान में रखना है बिल्कुल। आगे देखना है। अब आगे अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या किसको कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया, जब किसी पदार्थ में रहता है, जब कोई पदार्थ आता है, ठीक है, इस पदार्थ में, इस लिक्विड वाले चीज़ों में कुछ और मिला देते हैं। क्या करते हैं? कुछ मिला देते हैं। तो मिलाने के बाद इससे निकल करके कुछ अवक्षेप क्या हो जाते हैं? पीछे जमा हो जाते हैं, पेंदे में क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। तो जमा हो जाते हैं, इस प्रकार से कहेंगे इसको अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहेंगे? अवक्षेपण। इसमें कुछ मिलाते हैं तो नीचे जाकर के जमा हो जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे, दूध लीजिए, आप जो है बड़े टब में दूध लेते होंगे, और दूध लेने के बाद उसमें ज़्यादा नहीं, नींबू लेकर के मिला दीजिए, जो है ना दूध में, गर्म दूध में थोड़ा सा नींबू लेकर के मिला दीजिए, बिल्कुल दूध क्या हो जाएगी? फट जाएगी। और फट करके दूध क्या हो जाएगी? नीचे जमा हो जाएगी पेंदे में। जो दूध का वो फटा हुआ भाग क्या कहलाएगी? वो पनीर के रूप में, है ना, पनीर के रूप में उभरेगी। तो वो अवक्षेपण अभिक्रिया हुआ। ज़्यादा कुछ नहीं, नींबू का 2-3 रस मिला दिए, है ना, 2-3 ठोप रस मिला दिए, अवक्षेपण अभिक्रिया कर दिया। यहाँ पर देखने को मिल गया होगा, है ना। जैसे ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई उत्पाद ठोस के रूप में विलयन में पृथक हो जाता है। ठोस के रूप में, विलयन से पृथक मतलब अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? अलग हो जाता है और दिखने लगता है, उसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि देख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड AgNO3 के साथ मिलते हैं तो AgCl बनाते हैं और NaNO3 बनाते हैं। समझे बातों को। जैसे कि देखिए, यानी कि यहाँ पर भी एक प्रकार से सोडियम क्लोराइड AgNO3, तो क्या हुआ? Ag किसके साथ चला गया? Ag चला गया Cl के साथ, हुआ ना, Cl के साथ। और NaNO3 किसके साथ चला गया? किसके साथ चला गया? इसके साथ चला गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ द्वि विस्थापन अभिक्रिया भी हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया भी हुआ है। तो आपका दिमाग में जरूर ये सवाल घूम रहा होगा कि ऐसे सवाल में द्वि विस्थापन अभिक्रिया मारा जाए या अवक्षेपण अभिक्रिया मारा जाए। तो इस सवाल को सोल्व करने का बस एक ही तरीका है कि जैसी ये वाला दिया रहे हैं, समझ गए हैं, इसका अर्थ होता है कि वो पेंदा में जाकर के जमा हो गया। जैसी तीर दिया रहे, समझ जाना कि वो अवक्षेपण ही है, जो नीचे पेंदे में जाकर के जमा हो गया और विलयन से पृथक हो गया, अलग हो गया, तो बिल्कुल इसको अवक्षेपण ही मार देना। समझ गए बातों को। जब ये गायब कर देगा तो क्या बोलना है? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलना है? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन जब ये दिया गया है तो अवक्षेपण अभिक्रिया। इतना समझ गए बातों को। बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन होगी, द्वि विस्थापन और अवक्षेपण में नहीं होना चाहिए कन्फ्यूजन, ठीक है। कॉपर सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, तो क्या हो जाता है? कॉपर चला जाता है क्लोराइड के साथ, कॉपर चला गया क्लोराइड के साथ, और बेरियम चला जाता है सल्फेट के साथ, बेरियम सल्फेट के साथ। देखिए तीर का निशान नीचे है लगा हुआ, तो ये अवक्षेपण क्या हो जाएगा? अवक्षेपण। तो तीर के निशान से ही पता चलता है कि वो नीचे जमा हो गया, है ना, उसी प्रकार से विलयन में पृथक हो गया। और एक होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती है? यानी कि ये अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है। समझे बातों को। जब अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा बाहर निकलती है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, जैसे कि देखेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। समझे बातों को। तो ऊष्मा बाहर निकल रही है। जैसे कि किसी भी पदार्थ को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन की मात्रा है, लकड़ी में कार्बन की मात्रा है, और लकड़ी को जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के रूप में वो बाहर निकल रही है। और क्या CO2 वो गर्म है कि ठंडा है? जो गैस के रूप में बाहर धुआं के रूप में निकल रहा है, वो धुआं तो गर्म ना है, तो कुछ उसमें ऊष्मा तो था, तो ऊष्मा को क्षेपण किया, यानी कि बाहर निकाल रहा है, ऊष्मा कुछ बाहर निकाल रहा है। तो ऐसा हम कह सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वैसा अभिक्रिया इसमें अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा बाहर रिलीज होती है। समझे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझे बातों को। जैसे कि कोयले का जलना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मीथेन गैस का दहन, है ना, सिलेंडर में बंद रहेगा मीथेन गैस। घरेलू ईंधन जो किचन में प्रयोग होता है, सिलेंडर में बंद जो रहेगा मीथेन गैस, वो निकलेगा और जलेगा,
तो क्या उससे ऊष्मा बाहर नहीं निकल रही है? निकल रही है, तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या हो सकते हैं? ऊष्माक्षेपी। फिर आगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं CH4 मीथेन है, ऑक्सीजन के साथ में जलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O गैस है, H2O गैस और ऊष्मा निकलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कुछ ना कुछ ऊष्मा बाहर निकलेंगे। जैसे कि देख सकते हैं नोट में, श्वसन भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। श्वसन जो है ना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है, जिसमें कोशिकाएं श्वसन के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्मा क्या होती है? मुक्त होती है। जैसे कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन क्या लेते हैं? अंदर लेते हैं, छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। आप ही बताइए, जो हम अंदर लेते हैं वो तो ठंडा ऑक्सीजन रहती है, लेकिन छोड़ते हैं क्या ठंडा लगती है? वो गर्म लगती है। समझे बातों को? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलती है उसमें ऊष्मा रहती है ना। तो हमारे शरीर से ऊष्मा वो बाहर निकल रही है। समझ गए बातों को? तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या हो जाएंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो पूछा जाएगा श्वसन क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो हाँ है। ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। खाद्य सामग्री, सड़े गले घास फूस, जब सड़ गल जाता है घास फूस, उसको जलाते हैं तो ऊष्मा निकलने लगता है ना। उसका पत्ता जब विघटन होकर के कंपोस्ट तैयार हो जाता है, क्या हो जाता है? कंपोस्ट तैयार हो जाता है, तो वहाँ भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ है ना। इस प्रकार से वहाँ भी क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मीथेन ऑक्सीजन के साथ जलेगी, क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, और क्या बनाएगी? कुछ ऊष्मा। क्या बनाएगी? कुछ ऊष्मा बनाएगी। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखा जा सकता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया का होता है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उल्टा होता है। समझे बातों को? जैसे कि यहाँ पर कोई ठोस रूप में बर्फ है, समझे बातों को? बर्फ को पिघलने के लिए क्या करने के लिए? जल में बदलने के लिए या पिघलने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत हुआ। समझे बातों को? अब जब ऊष्मा की ज़रूरत हुआ तो ऊष्मा का अवशोषण न किया, ये ऊष्मा को अवशोषित किया ताकि ये जल में बदल पाए, तो इसको कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी कि सिंपल सा एग्जाम्पल है ऊष्माक्षेपी का उल्टा ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा बाहर रिलीज होती है, निकलती है, और ऊष्माशोषी में ऊष्मा लेती है। समझ गए बातों को? बिल्कुल। आगे वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। इन क्रियाओं को में वातावरण का ताप कम हो जाता है। हमारे वायुमंडल का ताप, वातावरण का ताप क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समझे बातों को? उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलते हैं तो सूर्य के प्रकाश और यह ऊष्मा की उपस्थिति में क्या हो जाते हैं? वो क्या बन जाते हैं? ग्लूकोज बनते हैं, क्योंकि ऊष्मा लेते हैं। हमारे जो पेड़ पौधे जो हैं, पेड़ पौधे के पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया ही है, क्योंकि ऊष्मा का शोषण करते हैं। जो बाहर वातावरण में जो है सूर्य का प्रकाश जो है उसको अवशोषित करते हैं, तो ऊष्माशोषी, और रासायनिक ऊर्जा के रूप में उसका उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, समझे? तो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गए। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऊष्मा की उपस्थिति में जलते हैं तो ये N2O 2NO का निर्माण करते हैं, तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गए। समझ गए बातों को? तो ऐसा पूछा जाता है निम्न में से ऊष्माशोषी कौन है, ऊष्माक्षेपी कौन है? तो आपको ध्यान देना है कि जो ऊष्मा ले रहा है तो ऊष्माशोषी, और जो ऊष्मा दे रहा है तो ऊष्माक्षेपी, ठीक है। एक होता है उपचयन या अपचयन अभिक्रिया, है ना। 8वां नंबर में उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। इसमें दो अलग अलग होते हैं, उपचयन अलग होते हैं और अपचयन अलग होते हैं। पहले हम उपचयन के बारे में समझेंगे। उपचयन को ही हम एक और नाम से जानते हैं जिसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि उपचयन को ही ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन को ही ऑक्सीकरण कहते हैं। तो उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया में यहाँ पर सिंपल से समझना है कि जब कभी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुटना रहेगा, क्या रहेगा? जुटना रहेगा, और जुट करके एक अभिक्रिया का निर्माण करती है तो वो कहलाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जब कभी अभिक्रिया में जैसे कि हाइड्रोजन है, इसमें क्या जुट रही है? ऑक्सीजन नहीं, जिसमें जब कभी क्लोरीन है, क्या है? क्लोरीन है, और क्लोरीन में हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो क्या बनती है? HCl। क्या बनाती है? HCl बनाती है। जब कभी हाइड्रोजन का जुटना रहे, क्या रहे? हाइड्रोजन का जुटना रहे, तब बनाती है ये अपचयन अभिक्रिया। क्या बनाती है? अपचयन अभिक्रिया या
अवकरण अभिक्रिया, अपचयन या अवकरण जो दूसरा नंबर है, समझे ऐसा। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन का जुटना हो, ध्यान से सुनिएगा, इसमें सभी लोग कन्फ्यूज में होते हैं, ठीक है, लेकिन आज हम कन्फ्यूजन दूर ही कर देंगे। जब कभी ऑक्सीजन का क्या होना रहे, ऐड होना रहे, जुटना रहे, या तो हाइड्रोजन का ह्रास होना रहे, घटा मतलब घटा लगे, हाइड्रोजन भाग जाए, हाइड्रोजन हट जाए, या हाइड्रोजन हट जाए या ऑक्सीजन जुट जाए, हाइड्रोजन हट जाए या ऑक्सीजन जुट जाए, तो ये कहलाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। समझे बातों को। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुटा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन जुटा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, सल्फर फिर क्या हुआ H2S में, फिर Br के साथ जुटा तो क्या हो गया यहाँ पर इसमें क्या हो गया HBr होता है, और सल्फर क्या हो गया, अलग हो गया। तो सल्फर के साथ क्या हुआ बताओ तो, सल्फर के साथ क्या हुआ, सल्फर अकेला बेचारा बच गया, तो हाइड्रोजन हट गया ना, हाइड्रोजन क्या हो गया, हट गया, तो हाइड्रोजन का ह्रास हुआ। देखो हाइड्रोजन का क्या हुआ, ह्रास हुआ, नुकसान हुआ। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन सल्फर के साथ क्या हुआ, बोलो क्या हुआ सल्फर के साथ, बेचारा सल्फर के साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन भाग गया। तो हाइड्रोजन भाग जाएगा तो कौन सा होगा, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, कौन सा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। समझ गए बातों को। या तो हाइड्रोजन का ह्रास हो या ऑक्सीजन का जुड़ाव हो, तो ये क्या कहलाएगा, अब यह कहलाएगा उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इतना तो बिल्कुल पता चला ही होगा, है ना। अब आगे समझते हैं अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। ये अवकरण अभिक्रिया क्या है, इसमें समझेंगे। अवकरण अभिक्रिया में बस यही है, बस जैसे वो था वो इसमें उल्टा है। इसमें ऑक्सीजन का ह्रास रहेगा, उसमें ऑक्सीजन का जुटना था, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास रहेगा, और किसका जुटना है, हाइड्रोजन का जुटना है, ये रहेगा। बस इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है, बिल्कुल ठीक है। ये कंसेप्ट ध्यान रखोगे, बस 2 लाइन का है, ये एकदम बिल्कुल बहुत छोटा है, इसको याद रख लो, बाकी याद हो जाएगा ऑक्सीकरण अवकरण, बाकी टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। अब देखो इसमें हाइड्रोजन का जुटना है, जुट रहा है, हाइड्रोजन जुट रहा है, और जुटने के बाद कॉपर के साथ क्या हुआ बताओ, कॉपर के साथ क्या हुआ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन भाग गया ना। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जब भाग गया तो अपचयन हुआ या अवकरण हुआ, क्या हुआ, अवकरण हुआ। कौन सा अभिक्रिया हुआ, अवकरण अभिक्रिया हुआ। अब यहाँ पर देख सकते हैं H2O के साथ, इसके साथ क्या हुआ, H2O के साथ क्या हुआ, H2O के साथ देखिए तो H2 और O है ना, इसके साथ क्या हुआ, जुट गया, है ना। कॉपर देखा जाता है, मेनली कॉपर देखा जाता है इसमें, तो क्या हो गया, कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया, है ना, ऑक्सीकरण का ह्रास हो जाता है, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है, हट जाता है। फिर देखना है जिंक और कार्बन के बीच में क्या हो रहा है, देखो तो जिंक के साथ क्या हो रहा है, जिंक के साथ तो देखो ई भाग गया उधर, ये भाग गया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में भाग गया। अब देखो क्या हो गया, ऑक्सीजन का हट गया, ऑक्सीजन का ह्रास, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। फिर H2S है ना, H2S है तो और क्लोरीन के साथ मिल जाता है तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है सल्फर अकेला बच जाता है, ये चला जाता है HCl के रूप में चला गया, सल्फर अकेला बेचारा बच गया, है ना। जो अकेला बच रहा है उसको देखते हैं, तो अकेला बच गया, तो अकेला बचा तो हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन इसमें क्लोरीन में नहीं, पहले रुक जाओ, इसमें क्या हो जाता है, सल्फर में हाइड्रोजन भले हट गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, भले हट गया, लेकिन इसमें देखो तो क्लोरीन में क्या हो गया, क्लोरीन में हाइड्रोजन जाके जुट गया, क्या हो गया, हाइड्रोजन जाके जुट गया, तो हाइड्रोजन की वृद्धि, इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ होता है अवकरण अभिक्रिया, समझे। लेकिन इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ हो रहा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जरा देखिए तो सल्फर के साथ हाइड्रोजन था लेकिन हट गया, तो क्या हो गया इसके साथ, अब इसके साथ हो रहा है ऑक्सीकरण, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर आपके एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा, ये वाला दे देगा रिएक्शन, देने के बाद आप बोला जाएगा कि बताइए सल्फर के साथ क्या हो रहा है, ऑप्शन में 4 गो रहेगा, तो सल्फर के साथ ऑक्सीजन हो रहा है, या फिर ऐसे दे देगा HCl के साथ क्या हो रहा है, बताइए HCl के साथ क्या हो रहा है, और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रहा है, तो ये अवकरण हो रहा है। समझे बातों को। इस इधर वाला के देगा, इधर वाला नहीं देगा, उधर वाले को देगा, समझ गए बातों को, ऐसा देगा। तो जिंक के साथ क्या हो रहा है, तो जिंक के साथ क्या हो रहा है, तो जिंक के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, तो अवकरण हो रहा है। कार्बन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ गए बातों को। तो ऑक्सीकरण अवकरण कब हो रहा है ये पता चल गया होगा, है ना। बिल्कुल इसका परिभाषा के रूप में भी पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा ही होगा। देखना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक का ऑक्सीजन का क्या हो, संयोग हो, ऑक्सीजन का संयोग हो, और किसी यौगिक का हाइड्रोजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन का क्या हो जाए, ह्रास हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उपचयन या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए बातों को, या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के हाइड्रोजन में वृद्धि हो, हाइड्रोजन में क्या हो, वृद्धि हो, हाइड्रोजन में वृद्धि हो, और
ऑक्सीजन का ह्रास हो, ऑक्सीजन के क्या हो जाए, नुकसान हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन या अवकरण अभिक्रिया, अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। तो इतना तो पता चल गया होगा, ठीक है, इतना पता चल गया होगा। अब आगे समझते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, पूछा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रही हो, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं हो रही हो, तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझे बातों को। जैसे कि देखना है, कॉपर ऑक्साइड है ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड COO और हाइड्रोजन है, इसके साथ क्या हो रहा है, कॉपर के साथ जरा देखिए तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन हटने के बाद कॉपर के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन में घटाव, यानी कि क्या हो गया, अवकरण। क्या हो गया, ये अवकरण है ना, ये अवकरण अभिक्रिया हुआ, कॉपर के साथ क्या हो गया, अवकरण। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ जाकर के ऑक्सीजन जुट रहा है, क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है ना, तो ये ऑक्सीकरण क्या हो गया, ये ऑक्सीकरण हो गया, ये अवकरण ऑक्सीकरण, अवकरण ऑक्सीकरण, अवकरण ऑक्सीकरण, ऐसी अभिक्रिया देखने को मिलती है। समझ गए बातों को। वही अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रिया होती है, दोनों साथ साथ होती है ना, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों को मिला देते हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। समझ गए बातों को, बिल्कुल यही था। अब आगे समझेंगे हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव। हमारे दैनिक जीवन में, समझ गए बातों को, हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का क्या प्रभाव है। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत प्रकार के प्रभाव हैं। हमारे दैनिक जीवन में बहुत ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो हमारे आसपास होती रहती है। समझ गए बातों को। हमारे दैनिक जीवन में आसपास बहुत सारे अभिक्रियाएं होती रहती है जो दिख रहा है ना, जो पहले भी समझाए थे, इससे पहले अभी तुरंत समझाया है। कौन कौन से होते रहती है, जिसमें से धातुओं का संक्षारण, खाद्य पदार्थों का विकृति गंधिता मतलब समझते हैं, खाद्य पदार्थ जो हम भोजन के रूप में बनाते हैं, शाम होते होते वो भोजन खराब हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यानी कि भोजन खराब हो जाते हैं, बदबूदार आने लगते हैं। उसको भोजन ग्रहण करने से बीमारियां उत्पन्न होती है ना, खराब भोजन को ग्रहण करने से, उसको कहते हैं विकृति गंधिता। अब भोजन में क्या होता है, भोजन का पाचन, हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है ना, दहन होता है, ये सभी क्या उदाहरण है, किसका, उपचयन का, यानी कि ऑक्सीकरण का, क्योंकि ये सब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। बताइए इसमें भी वो क्या हो रही है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना, ऑक्सीजन और जलवाष्प की उपस्थिति में हो रही है। इसमें क्या हो रही है, ये भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी, है ना, इसमें भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ऊर्जा का निर्माण होगी, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन श्वास में लेते हैं, उसकी उपस्थिति में ही होती है, श्वासन भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है। तो सब तो ऑक्सीकरण का ही प्रभाव है ना, उपचयन ऑक्सीकरण का ही प्रभाव है, सब दिख रहा है, ऑक्सीकरण का ही प्रभाव है। विकृति गंधिता, भोजन का खराब होना। बताओ, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन है ना, 21%। इसको हम ऐसे बोलते हैं 20.99% ऑक्सीजन है या 21%। समझ गए बातों को। ऑक्सीजन की मात्रा है हमारे वायुमंडल में। जब हम भोजन को खुले में छोड़ते हैं तो हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाले जीवाणु, विषाणु सभी अटैक करते हैं भोजन पर। क्या करते हैं, अटैक करके और ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो भोजन को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं और उससे बदबू आने लगती है। क्या आने लगती है, बदबू, जिसको ग्रहण करने से हमें बीमारियां होने लगती है। उसी को क्या कहते हैं, विकृति गंधिता। इतना समझ में आया होगा। जैसे हम प्रत्येक के बारे में समझते बारी बारी। संक्षारण, ये क्या है, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल, किसके उपस्थिति में, हवा में क्या, ऑक्सीजन, और जल में जलवाष्प। हमारे वायुमंडल में जलवाष्प घूम रहे हैं। जल के छोटे छोटे अणु जो बाष्पित होते हैं, तालाब से, नदी से, समुद्र से जो बाष्पित होते हैं, है ना, जल के छोटे छोटे अणु वो वायुमंडल में इधर उधर घूमते रहते हैं, जिस कारण से वो वायुमंडल के कणों में जाकर के मिल जाते हैं। और जैसे ही कोई धातु के संपर्क में आते हैं तो वहाँ पर क्षय होने लगता है। धातु क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है। तो जंग जैसी स्थिति देखने को मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, नमी के संपर्क में आकर के, किसके संपर्क में, हवा, जल, नमी, ये सब के संपर्क में आकर के धातु की सतह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है ना, धातु की सतह धीरे धीरे खराब होने लगती है, नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण होने से धातु हमेशा नष्ट ही होती है, समझे, नष्ट ही होती है, ऐसा देखने को मिलता है। जैसे कि इसके बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, धातु के संक्षारण के बचाव के लिए क्या करते हैं, पेंट करते हैं ताकि ऑक्सीजन का संपर्क इसमें होने से रुक जाए, ऑक्सीजन को धातु से संयोग करने से रुक जाए, और जलवाष्प को H2O को,
है ना, H2O को, H2O को इसमें संपर्क करने से, जल वाष्प को संपर्क करने से रुक जाए, समझे। इसलिए बीच में हम क्या लगा देते हैं, ग्रीस या वार्निश या पेंट का यूज कर देते हैं। समझ गए बातों को। ऐसा जैसे कि कभी कभी जस्तीकरण भी करते हैं। जस्तीकरण जानते हो, एक जस्ता रहता है, क्या रहता है, जस्ता रहता है, जस्ते की बर्तन रहता है, जस्ता रहता है, इसमें जस्ता डूबा हुआ रहता है, क्या रहता है, जस्ता डूबा हुआ रहता है। और इसमें हम क्या देते हैं, विद्युत धारा देते हैं, विद्युत धारा देते हैं। अब विद्युत धारा देने के बाद कोई लोहा को हम डाल देते हैं, तो लोहा के ऊपरी सतह पर जस्ता क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, यानी कि जस्ता लोहा के ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, जिसे हम जस्तीकरण कहते हैं। तो रासायनिक विधि द्वारा लोहे के ऊपरी सतह पर जस्ता का लगाना वो जस्तीकरण कहलाता है। इसका उपयोग हम ब्रिज वगैरह बनाने में करते हैं। ब्रिज जानते हैं, ताकि जैसे कि नदी पर ब्रिज बनती है, बड़े बड़े नदियों पर ब्रिज बनती है, समझे बातों को। तो वो सब ब्रिज में वाइट कलर का लोहा क्यों रहता है, क्यों एल्युमिनियम का रहता है, वो नहीं, वो लोहा का रहता है। उसके ऊपर जस्ता की परत चढ़ी रहती है, क्या रहती है, जस्ता की परत चढ़ी रहती है, जो एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा चढ़ती है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा चढ़ती है, और उस पर जस्ता की लेप चढ़ी रहती है, जिस कारण से वो संक्षारण नहीं होते हैं। संक्षारण नहीं होते मतलब कि बाहर नमी, ऑक्सीजन और जलवाष्प से संयोग नहीं करते हैं, बीच में संयोग की रास्ता को तोड़ देते हैं जस्ता, समझे बातों को, जिस कारण से वो खराब नहीं होते हैं। समझ गए बातों को, ये भी खराब नहीं होते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं। संक्षारण से बचाव क्या कर सकते हैं, संक्षारण से बचाव की कई विधियाँ हैं। जस्तीकरण है, फिर क्या, धातुओं की सतह पर पेंट करके, धातुओं की सतह पर तेल या ग्रीस लगा करके, है ना, पहला क्या कर सकते हैं, जस्तीकरण या विद्युत लेपन। समझ गए बातों को। इसमें धातु की सतह पर विद्युत लेपन किया जाता है, यानी कि विद्युत धारा दिया जाता है, और धारा देने के बाद धातु की सतह पर जस्ता की लेप चढ़ाया जाता है, समझे। जस्ता की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। विद्युत लेपन द्वारा, विद्युत के धारा द्वारा, लेपन द्वारा जस्ता की पतली परत जब चढ़ाते हैं ना धातुओं की सतह पर, तो जस्तीकरण कहलाती है। समझ गए बातों को, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं विकृति गंधिता क्या है। विकृति गंधिता क्या है, इसमें देखेंगे भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल का वायुमंडलीय उपचयन। समझे बातों को। जैसे कि भोजन में हम जो भोजन खाना बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ तेल की मात्रा है, वसा की मात्रा है। सब्जी बनाते हैं, सब्जी ही बनाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ तेल की मात्रा है, वसा की मात्रा, फैट की मात्रा है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। तो ये सभी क्या करते हैं, उसका स्वाद को एवं गंध को क्या कर देते हैं, बदल कर बदबूदार हो जाता है। कैसे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन, वसा और तेल रहता है। तो वायुमंडलीय उपचयन, वायुमंडलीय उपचयन यानी कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा रहता है। किसकी मात्रा रहती है, ऑक्सीजन की मात्रा रहता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका स्वाद और गंध, स्वाद जो रहते हैं और गंध रहते हैं वो बदबूदार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बदबू देने लगते हैं उससे। अब बदबू देते देते भोजन को इस प्रकार खराब होना, भोजन क्या हो जाता है, इस प्रकार खराब होने लग जाता है। उसे क्या कहते हैं, विकृति गंधिता कहते हैं। ये सवाल पूछा जाता है अक्सर, ये पूछा गया हुआ सवाल है ये सब, कि विकृति गंधिता से आप क्या समझते हैं, है ना। तो यहाँ पर यही लिखना पड़ता है ना, कि हमारे भोजन जो है वायुमंडलीय ऑक्सीजन के कारण से भोजन में वसा, कार्बोहाइड्रेट, फैट और वसा, है ना, ये सब क्या हो जाते हैं, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऑक्सीकृत होने से भोजन बदबूदार हो जाते हैं, बदबू देने लगते हैं, है ना, बदबूदार हो जाते हैं, जिस कारण से भोजन इस प्रकार से खराब हो जाता है। उसे विकृति गंधिता कहते हैं। जैसे वसा एवं तैलीय खाद्य पदार्थों का विकृति गंधिता से बचाव, है ना। बचाव कैसे करते हैं, अब जैसे कि हमें विकृति गंधिता से कैसे बचाना है, भोजन को लंबे समय तक हमें रखना है। जैसे आज भोजन बनाए, अब 10 दिन बाद उसको ग्रहण करना है, ऐसा बोलिएगा संभव है, तो हम बोलते हैं हाँ संभव है ना। ये निम्न प्रकार की विधियाँ हैं, जो कितने विधि है, टोटल 4 विधि है। 4 विधि से हम भोजन को बचा सकते हैं, है ना। अधिक लंबे से लंबे समय तक प्रिजर्व करके, मतलब कि सुरक्षित करके रख सकते हैं भोजन को। समझ गए हैं इस बातों को। जैसे कि लंबे समय तक भोजन को प्रिजर्व करके, सुरक्षित करके कैसे रख सकते हैं, जैसे दूध देखे हैं, दूध, है ना, दूध जो पैकेट में आता है, क्या ख़राब होती है, नहीं, लंबे समय तक रह ही जाती है। पनीर ये सब रह ही जाती है लंबे समय तक। कभी कभी आप चिप्स, कुरकुरे ये सब वगैरह देखे हैं ना, जिसको स्नैक्स कहते हैं, है ना, स्नैक्स जो पैकेट में बंद रहता है, क्या पैकेट को फाड़ते हैं, क्या उसमें ख़राब निकलता है क्या, अभी तो भोजन का ही रूप है ना, वो लंबे समय तक सुरक्षित रह जाते हैं। इसका क्या कारण है, तो वही सब कारण वगैरह समझेंगे। समझे बातों को, जो हमें मार्केट में भी देखने को मिलती है, कुछ भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रह जाते हैं। कैसे रह जाते हैं, तो उसका कुछ कारण है।
है ना। वसा एवं तैलीय खाद्य पदार्थों को एंटीऑक्सीडेंट डालने से इसे विकृति गंधिता होने से बचाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि कुछ ऐसा पदार्थ उसमें डालेंगे, कुछ ऐसा पदार्थ मिला देंगे भोजन में, आप भोजन में मिलाएंगे ताकि उस पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की परत नहीं चढ़ पाएगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। आजकल हम सब्जियां भी लाने जाते हैं तो टमाटर हो और या फिर और भी कोई किसी प्रकार की सब्जी हो तो वो अधिक समय तक सुरक्षित रह जाता है, ख़राब नहीं होता है। क्यों नहीं ख़राब होता है? क्योंकि उसके सब्जियां के ऊपर एंटीऑक्सीडेंट चढ़ा हुआ है ना। सब्जियां बेचने वाला विक्रेता, सब्जी विक्रेता, वो सब क्या करते हैं, फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता अपने फलों पर, सब्जियों पर एंटीऑक्सीडेंट की एक परत चढ़ा देते हैं, है ना। एंटीऑक्सीडेंट की परत चढ़ा देते हैं ताकि अधिक से अधिक लंबे समय तक सुरक्षित रह पाए सब्जियां या फल, सुरक्षित रह पाए, समझे। वो एंटीऑक्सीडेंट एक केमिकल है, समझे, केमिकल, उसमें डुबा दिया जाता है, डुबाने के बाद फिर निकाल दिया जाता है तो वो परत चढ़ जाता है, फिर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं। और जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया वो नहीं कर पाते हैं तो ख़राब नहीं होती है, तो सब्जियां और फल ये सब ख़राब नहीं होते हैं। समझ गए बातों को? तो यही होता है एंटीऑक्सीडेंट। आजकल जो होटल ढाबा वगैरह जो होते हैं ना, होटल ढाबा जिसमें जाकर के भोजन वगैरह खाया जाता है तो वो सभी, उसमें भी सब्जियां में एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है ना। एंटीऑक्सीडेंट केमिकल मिलाया जाता है और केमिकल मिलाने के बाद वो 2 दिन 3 दिन तक सब्जियाँ सुरक्षित रह जाता है ना। फिर वही सब्जी हमें परोस दिया जाता है, फिर हम उसको खाते हैं, हम अपना सेहत फिर ख़राब करते हैं। समझे बातों को? उसी प्रकार से वो एक हानिकारक चीज़ है। एंटीऑक्सीडेंट एक चीज़ जो है वो हानिकारक है, जो हमारे शरीर को गलाती है, ख़राब कर देती है अंदर ही अंदर, ठीक है। वो वही है, उसका यूज करते हैं आजकल। फिर आगे, खाद्य पदार्थों के पैकिंग के समय बर्तन या ऑक्सीजन के गैस हटा करके नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। जैसे कि स्नैक्स का जो पैकेट रहता है जिसमें कुरकुरे, चिप्स वगैरह ये सब जो डाला जाता है स्नैक्स में, है ना, तो उसमें गैस भरा रहता है, जानते हैं ना, फूला हुआ रहता है पूरा। वो कौन सा गैस रहता है? उसमें नाइट्रोजन गैस रहते हैं। ऑक्सीजन गैस को हटा देते हैं, सभी गैस को हटा देते हैं और उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस से सुरक्षित रहता है, नाइट्रोजन गैस से अभिक्रिया नहीं करते हैं भोजन में, और जिस कारण से उसमें चिप्स, कुरकुरे, स्नैक्स वो सब खराब नहीं होते हैं। समझ गए बातों को? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस मिलाया जाता है, ऑक्सीजन गैस को हटा दिया जाते हैं। इसी प्रकार से भरा जाता है, इससे विकृति गंधिता होने से बचाया जा सकता है। हम 2 उपाय भी बताएं, 2 उपाय में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हो रहा है हमारे साथ, है ना, मार्केट में क्या क्या हो रहा है। बिल्कुल, इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे उतना नुकसान नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान है। एंटीऑक्सीडेंट से हमारे शरीर में ज़्यादा नुकसान है। समझे बातों को? फिर आगे देखेंगे नुकसान क्या है, तो हम बता दें। एंटीऑक्सीडेंट वाले पदार्थ हम खाएंगे तो वो भोजन का पदार्थ, कुछ फैक्ट बारे भोजन का जो मिनरल्स रहते हैं, खनिज पदार्थ रहते हैं, वो हमारे कोशिकाओं में जाएंगे, तो कोशिकाओं में फिर ऑक्सीजन तो ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। जो हम श्वास लेंगे ऑक्सीजन नहीं ग्रहण करेंगे, जब ऑक्सीजन नहीं ग्रहण करेंगे तो ऊर्जा का निर्माण करेंगे नहीं, तो हमारा शरीर थका थका सा लगेगा। कैसा लगेगा? थका हुआ लगेगा। जब हमारा शरीर में ऊर्जा नहीं निर्माण होगा तो थोड़ा सा भी काम करेंगे तो हमारा शरीर थका हुआ लगेगा। समझे बातों को? थका हुआ लगेगा। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का ही प्रभाव है। समझ गए बातों को? इतना ध्यान में रखिएगा। उपचयन की दर को कम करने के लिए, उपचयन की दर को कम करने मतलब कि ऑक्सीजन को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, भोजन में ऑक्सीकरण से बचाने के लिए क्या किया जाता है? वायुरुद्ध बर्तन खाद्य पदार्थों को रखने में विकृति गंधिता होने की दर को कम कर लिया जाता है। वायुरुद्ध मतलब समझते हो? वायु की उपस्थिति में नहीं रखा जाता है, फ्रिज में रख दिया जाता है ना। हम ऐसा भी करते हैं कि जहाँ वायुमंडल है, वायुमंडल में हम खुले में नहीं रखेंगे। कहाँ रखेंगे? उसको बंद करके रखेंगे, पैक करके। कहाँ? फ्रिज में रख देते हैं। अब फ्रिज में रख देते हैं जिस कारण से ख़राब नहीं होता है। तो ये भी होता है तीसरा तरीका। चौथा होता है चौथा वही है कि ये वायुरुद्ध मतलब कि वायुरुद्ध बर्तन मतलब कि उस बर्तन में रखा जाता है जिसमें वायु की मात्रा ना जाए। समझे? चौथा में ही है खाद्य पदार्थों को विकृति गंधिता होने से बचाने के लिए, उसकी दर को कम करने के लिए हमें रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रखना पड़ता है। भोजन को फ्रिज में रखना पड़ता है ताकि अधिक समय तक सुरक्षित रह पाए। इतना समझ गए होंगे। तो मुख्य कारण ये है, पहला कारण तो बहुत हानिकारक हमारे लिए है, समझ गए बातों को। बाकी ये सब हानिकारक नहीं है, लेकिन पहला कारक बहुत है। लेकिन आजकल के दौरान में इसी का यूज सबसे ज़्यादा हो रही है, इसी का यूज सबसे ज़्यादा हो रही है एंटीऑक्सीडेंट का, हर क्षेत्र में, क्योंकि ये सबसे सस्ता पड़ती है और सबसे आसान तरीका है। समझ गए बातों को? कुछ नहीं करना है, सब्जी फल लाना है, केमिकल में डुबा लेना है, डुबा के निकाल लेना है, बाकी 3-4 दिन तक जाइए यूज कीजिए। समझ गए बातों को? 3-4 दिन 10 दिन बाद यूज कीजिए, वो ख़राब
नहीं होने वाली है। समझ गए बातों को। आजकल के टमाटर वगैरह ऐसा आ गया है कि वो आएगा तो सिकुड़ जाएगा लेकिन वो ख़राब नहीं होगा। समझ गए बातों को, क्योंकि उसके शरीर त्वचा पर एंटीऑक्सीडेंट यूज किया हुआ है। समझे बातों को, ये सब यूज करते हैं। नहीं तो आप खुद इमेजिन करके देखिए, मार्केट से खरीद के लाइए एक टमाटर, एक गांव देहात वाला ले लीजिए एक टमाटर, ठीक है, और दोनों को आप रख के देखिए ज़्यादा समय तक मार्केट वाला रहेगी, गांव देहात वाला 1-2 दिन में ख़राब हो जाएगी, सड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी, फेंकना पड़ेगा। समझ गए बातों को, ये दोनों में बहुत फ़र्क पता चलेगी। समझिए, आप देखिएगा इस चीज़ों को। अब आगे देखिए, यहाँ पर समझाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देखें कि विकृति गंधिता क्या होती है, उसके बाद क्या होती है, फिर आगे समझते हैं कि भोजन का पाचन जो होता है ये कैसे होता है, यानी कि मतलब कि भोजन का पाचन कैसे होता है। समझे बातों को। अब आगे देखते हैं। हमारे भोजन में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट रहता है, ये तो पता है। हमारे भोजन में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जैसे कि इस रूप में। समझ गए बातों को, ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये क्या होती है? ये चली जाती है कोशिकाओं में। कहाँ चली जाती है? कोशिका में, ठीक है। कोशिका में जाने के बाद जो बताए थे हम श्वसन टॉपिक में, फिर इसमें जाने के बाद ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन जा करके इसमें ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। समझिए बातों को। जो ऑक्सीश्वसन होती थी, याद कीजिए, ऑक्सीश्वसन होती थी, इसको हम कहा जानते थे। ऑक्सीश्वसन का मतलब जानते थे, क्या जानते थे? एक ऑक्सीश्वसन होती थी और एक अनऑक्सीश्वसन होती थी। समझ गए बातों को। तो ये ऑक्सीश्वसन वाले समझते थे, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती थी। समझे बातों को, जो कोशिका के केंद्रक में होती थी, है ना, वहाँ पर हम समझे थे। फिर आगे क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होते हैं। जैसे कि हमारे भोजन में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पाचन की क्रिया के क्रम में यह कार्बोहाइड्रेट अपघटित होकर के ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाता है। समझ गए बातों को। कार्बोहाइड्रेट अपघटित होकर के ग्लूकोज बनाता है, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में क्या करते हैं? उपस्थित ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या बना देते हैं? ऊर्जा का निर्माण करते हैं, है ना, ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यानी कि यही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अपघटित होकर के क्या कार्बन डाइऑक्साइड, जल बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना देते हैं और कुछ ऊर्जा का निर्माण करते हैं, है ना। ऊर्जा एटीपी के रूप में, ऊर्जा किस रूप में? एटीपी के रूप में निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार से श्वास छोड़ने के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं और वही कार्बन डाइऑक्साइड जब श्वास छोड़ते हैं ना तो बाहर निकल जाते हैं और जल की मात्रा हमारे शरीर में ज़रूरत है और एटीपी की ज़रूरत है जो हमारे शरीर में यूज हो जाती है ना। तो ऐसा कह सकते हैं, हो जाती है। और ऊर्जा से हमारे शरीर का ताप कायम रहता है और इसी ऊर्जा से हमारे शरीर का ताप क्या रहता है? कायम रहता है, ताप नहीं बढ़ पाता है और हमें शारीरिक कार्य करने के लिए बल प्रदान होता है। शरीर का कार्य करने के लिए बल प्रदान होता है। अतः भोजन का पाचन एक उपचयन अभिक्रिया है। समझ गए बातों को। तो पूछा जाएगा भोजन का पाचन क्या उपचयन अभिक्रिया है, इसको समझाएं। तो भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया कैसा है? क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जाता है और ये अपघटित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं श्वास के रूप में, बाकी क्या जल का यूज करते हैं, एटीपी ऊर्जा के रूप में यूज करते हैं और एटीपी ऊर्जा के रूप में यूज करते हैं, शारीरिक कार्य को करने में यूज करते हैं, गतिविधियों को करने में यूज करते हैं। अतः कह सकते हैं कि भोजन के पाचन एक उपचयन अभिक्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जिससे रासायनिक समीकरण के रूप में यहाँ देखा जा सकता है। समझ गए बातों को। ऐसा ही होती है। अब फिर आगे होता है दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला जिसको कहते हैं कम्बिनेशन एंड, जिसको कहते हैं कंबसन एंड फ्लेम। क्या है? दहन और ज्वाला। जैसे कि देखेंगे कंबसन है ना, गलत लिखा हुआ है, कंबसन होता है, क्या होता है? COMBUSTION, कंबसन एंड फ्लेम। ठीक है। आगे, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश देता है। समझ गए बातों को। जैसे कि लकड़ी है,
किसकी मात्रा है? लकड़ी है, लकड़ी जल रही है, लकड़ी जल रही है किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब कोई ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और जल करके क्या दे रहा है? ऊष्मा दे रहा है। क्या दे रहा है? ऊष्मा दे रहा है। और क्या दे रहा है? प्रकाश दे रहा है। ऊष्मा और प्रकाश दे रहा है। तो ये सभी जो देते हैं जल करके उत्पन्न करते हैं, तो जलने की इस क्रिया को दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। जब जल करके ऊष्मा और प्रकाश दोनों देता है तो वो दहन कहलाता है। जैसे कोयले का जलना, कोयला भी जल करके ऊष्मा देती है, प्रकाश देती है। प्राकृतिक गैस का जलना, प्राकृतिक गैस यानी कि CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, है ना, नेचुरल गैस। फिर क्या हो जाते हैं? CNG, है ना, CNG तो लिख ही दिए। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका हम यूज करते हैं घरेलू ईंधन के रूप में। समझ गए बातों को? दाह्य पदार्थ कम, जिसको कहते हैं कंबसन, है ना, कंबसन सबस्टांस। आगे देखते हैं ऐसे पदार्थ जो सुगमता के साथ आसानी से आग पकड़ ले, यानी कि वैसा पदार्थ जिसको जलाएंगे तुरंत आग पकड़ ले, वो देर नहीं करेगा ये आग पकड़ने में, तुरंत आग पकड़ ले। जैसे लकड़ी को जलाएंगे आग तुरंत पकड़ लेगी, तो दाह्य पदार्थ। कभी पानी को जलाओ, पानी में आग पकड़ते हुए देखे हैं? कभी नहीं। पानी में आग पकड़ते हुए नहीं देखे होंगे, बिल्कुल, है ना। तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे पानी अदाह्य पदार्थ, और ये क्या हो जाएंगे? दाह्य पदार्थ। जैसे कि क्या हो जाएंगे? लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, कागज, ये सभी दाह्य पदार्थ है, क्योंकि ये सब में आग तुरंत पकड़ लेंगे। अदाह्य पदार्थ ऐसे पदार्थ जो आग नहीं पकड़ते हैं, उन्हें अदाह्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि कांच में, ईंट में, लोहे में, पत्थर में, ये सब में कभी आग पकड़ते हुए देखे हैं? नहीं देखे हैं, तो ये सभी अदाह्य पदार्थ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अदाह्य पदार्थ। नोट में देखेंगे कि चूंकि दहन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, इसीलिए दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना। दहन के दौरान ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की यहाँ पर ज़रूरत हो रही है ना, इसीलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। चूंकि दहन में ऊष्मा निकलती है, क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, पता है, ऊष्मा और प्रकाश दोनों बाहर निकलती है दहन में, इसलिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कौन सा है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। दहन की आवश्यक शर्तें क्या है? दहन के 3 आवश्यक शर्तें हैं। पहला क्या? ईंधन है ना, दूसरा क्या है? ऑक्सीजन है, तीसरा क्या है? ज्वलन ताप है। दहन के 3 शर्तें हैं। पहला क्या? ईंधन की उपलब्धता होनी चाहिए। बताओ, हम जलाने के लिए कुछ लाएं, हम जलाना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ों को हम जलाना चाह रहे हैं, उसमें आग लगाना चाह रहे हैं, अब वो चीज़ ही नहीं है, तो हम आग किस में लगाएंगे? बताओ, किस में आग लगाएंगे? हमें लकड़ी चाहिए, कागज़ चाहिए आग लगाने के लिए, तो हमें दाह्य पदार्थ की होना ज़रूरी है। तो दाह्य पदार्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो दाह्य पदार्थ मतलब ईंधन होनी चाहिए। जब तक ईंधन हमारे पास नहीं रहेगा तो हम आग किस में लगाएंगे? ईंधन ही तो जलेगी ना, वही यानी कि ईंधन कहलाता है। समझे बातों को? ऑक्सीजन। अब बताओ, आग लगने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि खुला हवा चाहिए, और हवा में ऑक्सीजन की मात्रा होती है तभी तो जलती है। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई जल पाएगा? कोई चीज़ नहीं जलती है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है ना। तो ऐसा कह सकते हैं। ऑक्सीजन की उपलब्धता दहन के लिए दूसरी आवश्यक शर्त है, यानी कि ऑक्सीजन होनी चाहिए। ऑक्सीजन की किसी भी पदार्थ को दहन करने में सहायता मिलती है। बिना ऑक्सीजन के कोई उपलब्धता के दहन संभव नहीं है। बिना ऑक्सीजन के दहन नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन हो पाएगी। फिर समझेंगे ज्वलन ताप क्या होती है। ज्वलन ताप यानी कि ज्वलन ताप कहा जाता है कि कोई माना कि एक लकड़ी ले लिए, क्या ले लिए? लकड़ी। तो लकड़ी में तुरंत आग लगाएं, क्या तुरंत इसमें आग पकड़ लेगी? बताइए, लकड़ी में आग लगाएं, क्या तुरंत इसमें आग पकड़ लेगी? नहीं। माना कि लकड़ी के इस छोर में हम आग लगा रहे हैं, तो इस छोर में कुछ ज्वलन ताप होगी 70 डिग्री सेल्सियस। जब तक ये 70 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाएगी, जब तक ये ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच जाएगी, 70 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाएगी, तब तक इस लकड़ी में आग नहीं पकड़ेगी, तब तक इस लकड़ी में आग नहीं पकड़ेगी। तो यही ताप कहलाती है, ज्वलन ताप कहलाती है। माना कि कोई एक कागज़ ले लिए, इसका ज्वलन ताप 100 डिग्री सेल्सियस है, तो जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचेगा तब तक इसमें आग नहीं पकड़ेगी, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ज्वलन ताप इस छोर का बात कर रहे हैं, इस छोर का बात हम नहीं कर रहे हैं। सब थोड़ी ना पकड़ लेगी, कुछ पहले शुरू वाला छोर गर्म होगी, फिर धीरे धीरे गर्म होगी आगे चल के। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जहाँ हम गर्म कर रहे हैं उस ताप ज्वलन ताप के बराबर जब तक नहीं आता है तब तक जलना वो शुरू नहीं करता है ना। तो ज्वलन ताप का परिभाषा क्या हो जाता है कि वह न्यूनतम ताप, वह कम से कम ताप, जिस ताप पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर देता है, जलना शुरू कर देता है, वो ज्वलन ताप कहलाता है। यानी कि वह न्यूनतम ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ जलने लगता है या जलना शुरू कर देता है, उसका ज्वलन ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वलन ताप। अतः न्यूनतम
ज्वलनताप दहन के लिए आवश्यक तीसरी शर्त है ना। न्यूनतम सबसे कम ज्वलनताप पर जलना शुरू करेगा वही क्या हो जाएगा, दहन के लिए सबसे आवश्यक शर्तें हैं। किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका न्यूनतम ताप पर पहुंचना बहुत आवश्यक है। जब तक वो न्यूनतम ताप पर नहीं पहुंचेगी तब तक इसमें आग नहीं पकड़ेगी और इसमें दहन नहीं हो पाएगी। समझ गए इतना बातों को? बिल्कुल भली भांति इतना पता चल गया होगा, है ना। फिर आगे समझते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये क्या होता है? ये सभी पता है कि ये हमारे घरेलू ईंधन है। क्या है? घरेलू ईंधन है। पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन ये सभी का क्या है? मिश्रण है। हमारे घर में जो पाए जाते हैं एलपीजी गैस, ये इन सब का मिश्रण है, ब्यूटेन का, प्रोपेन का और एथेन का। और सबसे अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? सबसे अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें मुख्य अवयव के रूप में ब्यूटेन रहते हैं। क्या रहते हैं? मुख्य अवयव के रूप में ब्यूटेन रहते हैं सबसे अधिक मात्रा में। समझ गए बातों को? इसमें मेथेन भी रहते हैं। क्या रहते हैं? मेथेन भी इसमें रहते हैं। तो ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन तीव्रता से जल करके ऊष्मा प्रदान करते हैं। वो तीव्रता से जलते हैं एलपीजी में और क्या देते हैं? ऊष्मा देते हैं। हमें क्या देते हैं? ऊष्मा देते हैं। इसीलिए इसे पेट्रोलियम गैस का उत्तम ईंधन जाना जाता है। इसीलिए इसे पेट्रोलियम गैस का क्या जाना जाता है? उत्तम ईंधन। ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन ये तीव्रता से जल करके हमें ऊष्मा देते हैं और भोजन बनाने में, चिमनी, भट्ठा ये सभी चीज़ों में हम लोग यूज करते हैं। समझ गए बातों को? दाब बढ़ाने पर तीनों गैस आसानी से द्रवित हो जाता है। समझ गए बातों को? कौन कौन गैस? जब दाब बढ़ाते तो तीनों गैस आसानी से द्रवित हो जाता है, द्रव रूप में हो जाते हैं। और इस द्रवित पेट्रोलियम गैस को क्या कहते हैं? एलपीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलपीजी कहते हैं। यह खाना बनाने के उपयोग में आने वाली सामान्य गैसें हैं, है ना। जैसे कि देख सकते हैं ये क्या है? ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊष्मा देते हैं। यही ऊष्मा को हम खाना बनाने में यूज करते हैं। समझ गए बातों को? नोट में यहाँ पर देखना है, नोट में यहाँ देखना है। हम बता दें कि जब एलपीजी गैस रहता है, एलपीजी गैस में कोई महक या सुगंध नहीं होती है। एलपीजी गैस में जो घरेलू ईंधन रहते हैं, सिलेंडर में बंद रहते हैं, इसमें कोई महक या सुगंध नहीं होते हैं। तो आप बोलिएगा यदि महक और सुगंध नहीं होते हैं तो गैस कभी खुला छोड़ देते हैं तो महक क्यों आने लगती है, सुगंध क्यों आने लगती है? वो क्या है? तो हम बता दें एलपीजी में महक सुगंध नहीं होती है। यदि वो निकलते रहेगी तो कभी भी आग लग सकती है, क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा कि एलपीजी गैस निकल रही है। समझ गए बातों को? नहीं निकल रही, एलपीजी गैस निकल रही है, किसी को पता नहीं चलेगा और कभी भी आग लग सकती है। समझ गए बातों को? इसीलिए उसमें महक और सुगंध के लिए डाला जाता है, इस एलपीजी गैस में डाला जाता है। क्या डाला जाता है? उस एलपीजी गैस में मिलाया जाता है इथाइल मरकेप्टन। क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकेप्टन, ताकि एलपीजी गैस निकले तो उसके साथ साथ इथाइल मरकेप्टन भी निकले, जिस कारण से वो उसका सुगंध रहेगा, खराब महक रहेगा गैस के जैसा। उसको कोई व्यक्ति सूंघेगा तो बोलेगा कि गैस निकल रहा है, तो जाके गैस बंद करेगा। समझे? यानी कि हमको दिशा देने के लिए, हमारे सुगंध के लिए स्पेशल रूप से उसको मिलाया जाता है। उसका कोई काम नहीं है, बस ये मिलाया जाता है कि उसको पता चले कि गैस निकल रही है। समझ गए बातों को? तो इथाइल मरकेप्टन। तो बोला द्रवित पेट्रोलियम गैस के लिए सिलेंडरों में एक विशेष प्रकार की गंधयुक्त इथाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है। C2H6S मिलाया जाता है। इसकी अल्प मात्रा में, इनकी छोटी मात्रा में मिलाया जाता ताकि सिलेंडर से कहीं से गैस रिसाव ना हो, सिलेंडर से कहीं गैस बाहर ना निकले, और निकले तो पता चल जाए और उसका पता चल जाए, है ना। रिसाव हो तो उसका पता तुरंत चल जाए और फिर सिलेंडर जाके हम बंद कर देंगे। समझ गए बातों को? इतना बातों को ध्यान में रखिएगा। तो ये सब सवाल पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में, तो इतना ध्यान में रखिएगा। फिर आगे समझते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ तक तो ये पता चल गया कि पूरे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कौन कौन प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया था। लेकिन अभी हम समझने वाले हैं कि संतुलित यानी कि इधर का रासायनिक अभिक्रिया और इधर का रासायनिक अभिक्रिया दोनों बैलेंस होना जरूरी पड़ता है। बैलेंस मतलब समझते हो? यानी कि इधर का कुल ऊर्जा, इधर का कुल ऊर्जा और इधर के कुल ऊर्जा बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी। आप ही बताइए, हम यहाँ पर 2 लीटर हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 लीटर ऑक्सीजन मिलाएं तो क्या 5 लीटर गैस बनेगी, 5 लीटर जल बनेगी? बताइए, आप ही बताइए। कहाँ से 1 लीटर बढ़ गया? बताइए। 2 लीटर मिलाएंगे या 2 लीटर इधर से मिलाएंगे तो 4 ही लीटर बनेगी। कितना बनेगी? 4 ही लीटर बनेगी। तो इस प्रकार से हम संतुलन करते हैं। कभी कभी संतुलित नहीं रहते हैं तो हम संतुलन करते हैं कि
दो दो चार ही बनेगी, 5 नहीं बनेगी, 3 भी नहीं बनेगी, 4 ही बनेगी। समझे बातों को? जितना हम पदार्थ मिलाएंगे किसी नए पदार्थ को बनाने के लिए तो उतना ही ना बनेगी। तो इसीलिए हम इसको रासायनिक संतुलन के नाम से जानते हैं। समझ में रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में जानते हैं कि उसे संतुलित करते हैं, बराबर करते हैं। यानी कि अभिकारक में एनर्जी, अभिकारक में कुल एनर्जी, उत्पाद में कुल एनर्जी बराबर होते हैं। कह सकते हैं अभिकारक का कुल ऊर्जा, उत्पाद का कुल ऊर्जा बराबर होते हैं। इसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। यानी कि अभिकारक और कौन सा? उत्पाद है ना। अभिकारक और उत्पाद, इनका ऊर्जा दोनों संरक्षित हो, कभी घटे या बढ़ेगा नहीं। समझ गए बातों को? इनका ऊर्जा है ना और इनका भी ऊर्जा दोनों क्या हो? संरक्षित हो, बराबर हो। तो ऊर्जा संरक्षण के लिए ही हम संतुलित करते हैं और दोनों को बराबर करने का प्रयास करते हैं। समझे बातों को? इसीलिए रासायनिक संतुलित इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी पड़ता है। समझ गए बातों को? रासायनिक समीकरण को संतुलन करना बिल्कुल ज़रूरी होता है। तो सवाल ऐसा पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो हम बता दें कि रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं, उनके ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के तहत अभिकारक और उत्पाद को दोनों में परमाणुओं की संख्या या फिर उसके भारों की संख्या, परमाणुओं के भारों की संख्या को बराबर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बराबर करना पड़ता है ताकि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन कर पाए, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन कर पाए। इसी प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलन करना पड़ता है। इसी प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलन करना पड़ता है। यही लिखना है आप लोगों को, ठीक है? आगे देखना है। जैसे संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें से समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो। यानी कि इस तरफ और उस तरफ, यानी कि यहाँ पर तीर है, इसके इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान हो। जैसे कि अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे परमाणु की संख्या समान हो रही है, ठीक है? यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे परमाणु संख्या समान हो रही है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितनी है, पहले यहाँ पर सीखिए, हम सिखाते हैं कि किसी के आगे जैसे कि यहाँ पर रहेगा H2O, तो यदि इसके आगे 2 लग गया या फिर ब्रैकेट नहीं भी रहा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ठीक है? यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि माना कि H2O है, इसके आगे 2 लग गया तो समझ जाते हैं कि 2 पावर इस पर भी है और 2 पावर इस पर भी है। समझ गए बातों को? ऐसा होता है। और जब कभी HCl2 कभी हम लगा देते हैं 2HCl, तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है। ये बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अभी हम कुछ बताने वाले हैं, ठीक है? ये दोनों में हो सकता है, इसमें भी और इसमें भी 2 हो सकते हैं। और कभी कभी यदि रहता है कि H2SO4 रहते हैं, इसमें हम लगा दिए 2 लगा दिए, तो हम कह सकते हैं इसमें 2 लगा दिया तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन के केवल यहाँ पर 2 है और 2 इधर से, तो 2 2 4 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। और सल्फेट कितना हो गया? सल्फर हो गया। सल्फर कितना हो गया? सल्फर हो गया 1 हो गया। ऑक्सीजन कितना हुआ? 4 इधर से हुआ और 2 इधर से हुआ, 2 इधर से हुआ, 4 इधर से हुआ, 4 दूनी 8 हुआ। कितना हुआ? 8। तो ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, पहले समझ गए बातों को? समझ के चलना पड़ेगा। बताइए इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। इसमें कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। इसमें कितने ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन है, क्योंकि यहाँ 2 लगा रहता है तब हम बोलते 2 ऑक्सीजन। लेकिन जब भी रासायनिक समीकरण इस रूप में लिखा रहता है, तो हम देखते हैं संतुलित है कि नहीं असंतुलित है। तो हम देखते हैं परमाणुओं की संख्या। बताइए इस तरफ परमाणु की संख्या देखते हैं। हाइड्रोजन में कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। इधर कितना हाइड्रोजन है? 2 है, ठीक है? संतुलित है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। इसमें कितना ऑक्सीजन है? 1 है। तो हम कह सकते हैं ये ऑक्सीजन असंतुलित है, यानी कि पूरा समीकरण ही असंतुलित है। पूरा समीकरण ही क्या है? असंतुलित है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन इसी को अब हमको संतुलित करना, बराबर करना है। तो आप बोलोगे कि हाँ हाइड्रोजन 2 है, तो बराबर करना है। तो ऑक्सीजन 2 है, ये ऑक्सीजन 2 है। सबसे बढ़िया ये 2 दे दीजिए, बराबर हो जाएगा।
बोलोगे ना, इधर 2 को दे दीजिए, ऑक्सीजन भी 2 को हो गया, हाइड्रोजन भी 2 को हो गया, बराबर हो गया। लेकिन ये बिल्कुल गलत होगी। क्या होगी? गलत होगी। जब भी हमको देना है कहीं पर तो यहाँ पर हम बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, यहाँ पर हम बिल्कुल नहीं बैठा सकते हैं, यानी कि नीचे में हम बिल्कुल नहीं बैठा सकते हैं। बैठाएंगे या तो आगे, कहाँ बैठाएंगे? केवल और केवल आगे, और नीचे हम नहीं बैठा सकते हैं। समझ गए बातों को? या तो आगे, तो हमको आगे ही बैठाना पड़ेगा। तो आगे बैठाएंगे तो ऑक्सीजन हो गया 2 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना? 2 हो गया, बात बराबर हो गया। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ हो गया 2 और 2 4 हो गया, तो हमको 2 यहाँ बैठा देना है, आगे बैठा देना है। आगे ही बैठा सकते हैं, या तो इसमें बैठाएं या इसमें बैठाएं। समझ गए बातों को? तब ये हो गया संतुलित हो गया। तब ये क्या हो गया? संतुलित। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मिला लीजिए। समझ गए बातों को? मिला लीजिए। समझ में आ गया बातों को? तो ये संतुलित है और ये क्या है? असंतुलित है। समझ गए? जैसे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो बोला जाता है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या असमान नहीं हो, मतलब असमान हो। क्या हो? असमान हो। उसे कंकाली समीकरण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण भी कहते हैं और असंतुलित भी कहते हैं। समझ गए? तो एग्जाम में पूछा जाता है कंकाली समीकरण निम्न में से है, संतुलित या असंतुलित? तो असंतुलित। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देकर के चलना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब बहुत प्रकार के हम आपके सामने समीकरण लाएं। टोटल यहाँ पर कितना है? 5 है। समझ गए बातों को? और उसके बाद 9 है, और भी है 1 है, 10 है। टोटल 10 समीकरण लाएं आपके लिए। ठीक है, आपको इसको संतुलित करना है और बताना है कि कौन कौन से संतुलित है, कौन कौन से असंतुलित है, तो बताना है। तो यहाँ पर देखना है आयरन है, पहला क्या है? आयरन है और जल है ना, और है। आप कैसे कैसे बैठाना है तो उसको देखना है। अब ये वाला है टोटल, बताइए इसमें आयरन की मात्रा कितना है? आयरन की मात्रा कितना है? आयरन की मात्रा 3 गो है। और इसमें आयरन की मात्रा कितना है? आयरन की मात्रा 1 है, आयरन की मात्रा 3 है, तो बिल्कुल गलत है ना। 3 है, यहाँ पर 1 है। इसको हटा भी नहीं सकते हैं, नीचे वाला को हटा भी नहीं सकते हैं, है ना। हटा किसी को नहीं सकते हैं, बैठा सकते हैं जहाँ तक, हटा नहीं सकते हैं। तो अब यहाँ पर बैठा देते 3, बैठ गया 3। इसका आंसर ये 3 हो गया, बराबर हो गया, बराबर बिल्कुल हो गया। अब देखिए H2O में देखते हैं, H2O में क्या हो सकती है? H2। ठीक है, 2 गो है, 2 गो है। लेकिन ऑक्सीजन कितना इसमें है? ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 1 गो है। ऑक्सीजन देखिए है 1 गो है, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी तो 1 ही है ना, 1 ही है ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन 4 है, तो हमको 4 लाने के लिए ऑक्सीजन यहाँ 4 से गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 से गुना करते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 एकम 4, ऑक्सीजन 4 हो गया। आयरन कितना हो गया? 3 हो गया। लेकिन अब क्या बच गया? जल, H2, यानी कि H2 हाइड्रोजन 4 दूनी 8 गो हो गया। लेकिन हाइड्रोजन हमको 8 गो पुर रहा है क्या? इस तरफ 8 गो पुर रहा है, इधर 8 गो पुर रहा है क्या? अब देखते हैं, हाइड्रोजन इधर 2 एक पुर रहा है, कितना पुर रहा है? 2 गो। तो काम करते हैं, 4 से गुना कर देते हैं, 4 दूनी 8 पुर गया, है ना। आगे तो कर ही सकते हैं ना, 4 दूनी 8 पुर आ गया। देखो यही चीज़ है ना, 3Fe 4H2O, फिर Fe 3O4, है ना, 4H2। इसी प्रकार से असंतुलित था ऊपर और नीचे संतुलित कर दिया गया। ऐसा पूछा जाता है, 5 नंबर का सवाल में आता है, 5 नंबर का ऐसा 5 गो रहता है। समझ गए बातों को? 5 गो रहता है। अब बोला जाता है कि निम्न समीकरणों को संतुलित करें, तो आपको संतुलित करना है। समझ गए बातों को? संतुलित करना है। तो बताइए, अब इसको संतुलित करके दिखाइए। तो सोडियम है और ऑक्सीजन है, Na2O है ना, असंतुलित है, इसको संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें 4 लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए सोडियम 4 इसीलिए लगाएं क्योंकि ऑक्सीजन, सोडियम क्या था? 2 था, है ना। लेकिन ऑक्सीजन देखो कितना था? ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है ना, तो इधर 2 लगा देते हैं, तो 2 इधर पुर गया, 2 पुर गया ना, 2 ऑक्सीजन पूरा, तो ऑक्सीजन तो काम हो गया। लेकिन सोडियम कितना पुर गया? 4 पुर गया, इसीलिए 4 लगा दिया, तो हो गया यहाँ पर संतुलित। देख पा रहे होंगे, वही चीज़ है। ऐसा ही करना है। मैग्नीशियम है 1 गो, और ऑक्सीजन कितना है? 2 गो, ऑक्सीजन 1 गो है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, हटा भी नहीं सकते हैं। तो एक काम करते, 2 लगा देते हो, ये हो गया 2 गो। लेकिन मैग्नीशियम कितना है? मैग्नीशियम 2 गो है, तो 2 गो आगे लगा देते हैं, ख़त्म हो गया, है ना। आसान है। इसी प्रकार से सबको संतुलित करना है, तो आपका काम है ये संतुलित करना। संतुलित करके के आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नीचे आंसर भले दिया है, लेकिन उसको बाद में देखिएगा, पहले आप संतुलित कर लीजिए। 1 2 3 जितना रहेगा सारा संतुलित कर लेना है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर दे दिए हैं 6 7 8 9 टोटल सारा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर और भी है, इधर भी है 10 नंबर वाला सवाल, है ना, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? बिल्कुल। इसी प्रकार से इसको बना के आना है। समझ गए बातों को? इसको क्या करना है? बना के आना है।
इतना बना लेना है। अब बाकी जो बचा है, हम बोले थे कि कुछ फार्मूला हम देंगे, कुछ फार्मूला देंगे जो कि बहुत ज़रूरी रहेगा। इस फार्मूला को जानना कि उस फार्मूला को याद करना, कौन कॉपर सल्फेट है, कौन बेरियम सल्फेट है, ये सभी को। तो वो सभी फार्मूला हम अगली क्लास में अपलोड कर देंगे, ठीक है। समय कुछ ज़्यादा ही हो गई है, इसलिए अगली क्लास में हम ज़रूर देंगे फार्मूला, वो हम अपलोड कर लेंगे। एसिड बेस एंड साल्ट वो डालेंगे तो वो हम फार्मूला दे देंगे, है ना। आप लोग को पिछले क्लास में भी यही बात बोले थे कि रिवीजन ही सबसे बेस्ट हथियार आपका है। जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक कोई उपाय नहीं है, और ये बात हम हमेशा बोलते रहेंगे, समझ गए बातों को। इसीलिए आपका एक ही दायित्व बनता है, यदि आपको अच्छे मुकाम हासिल करना है, दुनिया के ऊंचाइयों को छूना है, आसमान को छूना है, लोगों को जवाब देना है, जो जो आपको नीचे गिराने का प्रयास किए हैं सभी को जवाब देना है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि रिवीजन, समझ गए बातों को। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना अच्छा मार्क्स आएगा, समझ गए बातों को। रिवीजन सबसे बड़ा हथियार है। अभी रिवीजन कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा सिलेबस नहीं आपको तैयार हुआ है। लेकिन जैसे ही अगस्त पार करेगी तो आपके सर पर बोझ आ जाएगा कि क्या पढ़ें, हिंदी पढ़ें, मैथ पढ़ें, सोशल साइंस, इंग्लिश, क्या पढ़ें। पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन पढ़ने के लिए समय ही नहीं है, समझे बातों को। ऐसा कुछ वहाँ पर उस समय देखने को मिलेगा, इसीलिए अभी से ही रिवीजन करना शुरू कर दीजिएगा, समझ गए बातों को। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास तक बने रहें, और अगली क्लास का भी आएगी तो उसमें भी वीडियो को देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।